कभी M7 8 लाख, और मैंने 1 ट्रिलियन खर्च करके जो इंसेक्ट क्वीन खरीदी थी, वो आज एक शोकेस में मम्मी बनकर धूल खा रही है। फ्री में भी कोई उसे लेने को तैयार नहीं था। लेकिन जब मैंने उसे पहली बार देखा तो फैसला कर लिया कि पूरी दौलत लगाकर भी उसे खरीदूंगा। कलीग्स ने मेरा मजाक उड़ाया, बोले दिमाग खराब है क्या, एक कीड़े के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ब्लू स्टार ब्लड लाइन होने की वजह से मुझे पता था ये कोई आम कीड़ा नहीं है। ये सबसे ताकतवर इवोल्यूशन और ब्रीडिंग पावर वाला टाइप 1 फेसहैगर बग है। बधाई हो होस्ट, फेसहैगर सिस्टम से कॉन्ट्रैक्ट सफल हुआ। बाइंडिंग कंप्लीट। होस्ट की पेट जानकारी निकाली जा रही है। क्या ओरिजिनल स्पेस का एनवायरनमेंट बदलना है? क्या ब्रीडिंग शुरू करनी है? अगर ये सच में एलियन निकला तो पता है इनके फेसहैगर स्टेज में ही पैरासाइट बनने की ताकत होती है, और ये होस्ट के जीन्स को भी असिमिलेट कर सकते हैं, जिससे और भी परफेक्ट एलियन क्रिएचर पैदा होता है। इनकी बॉडी ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है, जो न्यूक्लियर रेडिएशन से बच सकती है, बैक्टीरिया इम्यून है, और इनका एक्सोस्केलेटन किसी आर्मर से कम नहीं। एक बार अगर कॉलोनी में एलियन क्वीन बन जाए तो वो 1 घंटे में लाखों एग्स दे सकती है। मैंने मुट्ठी भींच ली। एलियन की शान वापस लाऊंगा, कोई पीछे नहीं हटूंगा। सिस्टम, क्या मैं अपने जीन से बॉडी टेम्पलेट बना सकता हूँ? भले गाय भेड़ भी पैरासाइट का शिकार बन सकते हैं, पर फेसहैगर की सबसे खतरनाक चाल है इंसान के जीन्स को असिमिलेट करना। सिस्टम कुछ देर चुप रहा, फिर आवाज आई, होस्ट की बॉडी एनालाइज हो रही है, पेट फूड तैयार किया जा रहा है। अचानक एक चमक हुई और मेरे जैसा हूबहू एक शरीर सामने गिरा। कोई मेमोरी या इंटेलिजेंस नहीं थी उसमें, लेकिन अपने ही डुप्लीकेट को देखकर अजीब सा फील हो रहा था। फूड तैयार, क्या इंक्यूबेशन शुरू करूं? मैंने फौरन सिर हिलाया। डेटा प्रोसेस होते ही एक डरावना क्रिएचर सामने आया। बधाई हो, फेसहैगर क्रिएट हुआ, इसकी वफादारी हासिल हुई। वो छोटा जीव उठते ही डुप्लीकेट पर नहीं झपटा, बल्कि घास में चुपचाप बैठकर इशारे का इंतजार करने लगा। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो मेरे लिए कितना डरा हुआ, आदर से भरा था। ये जीन्स के आगे पूरा सरेंडर था। मैं भगवान हूँ, एलियन का देवता, बीस्ट मास्टर। मैंने ठंडे दिमाग से पहला ऑर्डर दिया, पैरासाइट बनो। कहते ही वो बिजली की स्पीड से डुप्लीकेट पर झपटा, चेहरे पर मजबूती से चिपक गया और अंदर एम्ब्रियो डाल दिया। 2 घंटे बाद काम पूरा करके फेसहैगर गिर जाएगा और होस्ट बेतहाशा खाना खाकर एम्ब्रियो को पोषण देगा। कुछ घंटों बाद एलियन चेस्ट फाड़कर बाहर आएगा और शिकार शुरू करेगा। बड़े होने पर ये खुद भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नस्ल यूं ही बढ़ती रहेगी। चारों तरफ फैले घने घास के मैदान को देखकर लगा जल्द ही यहाँ एलियन आर्मी खड़ी होगी। कुछ घंटे ऑब्जर्व करने के बाद आखिरकार बीस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हुआ। नई स्पीशीज डिटेक्ट हुई। नाम दीजिए। एलियन, मैंने शांति से कहा। नामकरण पूरा हुआ, एलियन डाई हार्ड। मैंने संतोष से सिर हिलाया। सामने खड़ी वो किलिंग मशीन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मुझे याद थी, थोड़ी कूल भी लग रही थी। चूंकि मेरे जीन्स असिमिलेट हो चुके थे, मैंने रिसोर्स कार्ड यूज करके गाय भेड़ों का झुंड क्रिएट कर दिया। एलियन है तो हंटिंग तो बनती है। अगले हफ्ते ट्रेनिंग पावर टेस्ट का एग्जाम है, चल दिखा तेरी काबिलियत। हंटिंग कमांड देते ही वो तेजी से दौड़ पड़ा। शुरू में गायों को कुछ समझ नहीं आया, फिर एलियन ने एक गाय को छुआ, वो पल भर में हड्डी बनकर रह गई। बाकी सब घबराकर भागने लगी। उसकी बॉडी आंखों के सामने ही बढ़ने लगी। 1 घंटे के अंदर 1 मीटर से भी छोटी बॉडी सीधे 1.8 मीटर तक पहुंच गई। काला लोहे जैसा एक्सोस्केलेटन, जबरदस्त प्रेशर वाला लुक, और चौंकाने वाली बात, चूंकि ये टाइप 1 था, इसका मेल जीन खुद ब खुद कम होकर टाइप 1 क्वीन में बदल गया। मैंने सोचा नहीं था वो खुद जेंडर स्विच कर लेगी। शायद जिंदगी खुद अपना रास्ता ढूंढ लेती है। गायों को खत्म करके क्वीन मेरे पैरों के पास झुककर बैठ गई। मैंने हिम्मत करके उसका सिर सहलाया। टेक्सचर बड़ा स्मूथ था, जैसे किसी लड़की की लेदर पैंट पहनी टांग हो। पता नहीं क्यों ये क्वीन कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही थी। कुछ घंटे मेहनत के बाद पेट में भूख की गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई। चल खाना खाते हैं, मैंने। लेकिन तभी क्वीन ने पिछले पैरों से जोरदार छलांग लगाई। 2-3 सेकंड में सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला, और बिजली की स्पीड से खून से लथपथ एक भैंस उठा लाई और मेरे पैरों के पास पटक दी। ये तो हाइव माइंड जैसा है, शिकार अपने मास्टर को भेंट कर रही है। मैंने हंसते हुए उसका सिर थपथपाया। तू खुद ही खा ले, रिसोर्स कार्ड्स महंगे तो हैं ही, ऊपर से ये खून से भरा शिकार देखकर मुझसे खाया भी नहीं जा रहा था। क्वीन को थोड़ा शांत करके मैंने पेट स्पेस से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में वापसी की। आधे घंटे बाद मैं हे सिटी की फर्स्ट ब्रांच की कैंटीन में पहुंचा। शाम ढल चुकी थी। सारे नए लोग अपने अपने सुपरवाइजर से रिसोर्सेज ले चुके थे। तू ही है ना वो फैंग युआन? कैंटीन में घुसते ही पीछे से एक गुस्से भरी आवाज आई। कई नए लोग रुककर बातें करने लगे। यही है वो जिसने फेसहैगर चुना। सोचा था कोई एलीट होगा, पर इसने तो सबसे रिजेक्टेड बीस्ट चुन लिया। पब्लिक ओपिनियन एक तरफ हो गई। इनकी नज़र में मैं बस एक फालतू थ्योरी वाला फर्स्ट ब्रांच का एक फेक एलीट था। मुझे इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। रास्ते में कुत्ता भौंके तो क्या वापस भौंकना है? तू ही है वो रियल कॉम्बैट मेंटर। मैंने भौएं उठाकर सामने खड़े शख्स को देखा। सफ़ेद स्पोर्ट्सवेयर पहने, 6 फुट लंबा, मजबूत मसल्स वाला। वो थोड़ा रुका, फिर दांत भींचकर बोला, मैं ट्रांजिशनल न्यू एम्प्लॉय चेन फैन हूँ। ज्वाइनिंग रैंक 11, एग्जाम स्कोर 674। मुझे याद है तेरा स्कोर 689 था। पूरे ब्रांच में 7वां नंबर। अब जब सामने आ ही गया है, पूरे हॉल में हलचल मच गई। चेन फैन तो इस शहर के सबसे बड़े चेन सुपरमार्केट का बेटा है। अब तो अच्छा तमाशा होने वाला है। जब चैलेंज सामने आया है तो मना करने की कोई वजह नहीं थी। एलियन का सबसे बड़ा फायदा है जीन असिमिलेशन।
चेन फैन ने अगर चैलेंज दिया है तो उसका पेट भी कमजोर नहीं होगा। मैं भी देखना चाहता था असल फाइट में एलियन क्वीन कितनी स्ट्रांग है। मैंने बिना सोचे ब्रांच का दिया हुआ पेड स्पेस कार्ड निकाला। ये कार्ड लोकल नेटवर्क से लिंक्ड एरेना बना सकता है फाइनल फाइट के लिए। मुझे सिर्फ इस एक को नहीं, पूरी ब्रांच के बाकी सबको भी हराना है। ये सब मेरी प्रैक्टिस है। अगर ली छिंगछिंग या झांग शुरेन सामने आते तो भी मैं यही चैलेंज करता। चेन फैन ने दमदार आवाज में कहा, अपने आप को साबित करने के लिए, ये दिखाने की रैंक 11 पिछले जन्म से कम नहीं है। उसने तो पूरी होमवर्क करके आया था। मैं थोड़ा कैजुअल ही लग रहा था। पिछले जन्म में बहुत स्ट्रांग था। मेरी क्वीन के सामने वो सब कुछ नहीं। मैंने शांति से सिर हिलाया। चलो शुरू करते हैं। मैंने कार्ड पर चेन फैन का इनवाइट एक्सेप्ट किया। एक जोरदार धमाका दिमाग में गूंजा। होश आया तो सामने का स्पेस 100 गुना बड़ा हो चुका था। पहाड़, झरने, यहाँ तक कि लकड़ी केबिन भी थे। मुझे याद है मेरा शुरुआती स्पेस बस कुछ छोटा सा घास का मैदान था। लगता है चेन फैन, एक जोरदार दहाड़ पूरे स्पेस में गूंज उठी। चेन फैन गर्व से बोला, सुन ले, मेरा बीस्ट रेयर एंशिएंट स्पीशीज है। घर की अमीरी ही उसका कॉन्फिडेंस थी। मैंने आवाज की तरफ देखा। एक भूरा पीला ट्राइसेराटॉप्स दौड़ता हुआ आ रहा था। चेन फैन हाथ बांधकर बोला, तेरा बीस्ट कहाँ है? मेरा बीस्ट? मैं एक पल के लिए रुक गया, फाइट की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मेरा बीस्ट गया कहाँ। इस खुले मैदान में नजर दौड़ाई। रियल वर्ल्ड से आने से पहले एलियन क्वीन 1.8 मीटर तक बढ़ चुकी थी। अब एक परछाई भी नहीं दिख रही थी। चेन फैन का चेहरा काला पड़ गया। जल्दी अपना बीस्ट बाहर निकाल, मेरे पास व्यू देखने का टाइम नहीं है। मैंने उसकी बात इग्नोर करके ध्यान से देखा तो पता चला कि जमीन में कहीं एक गहरा गड्ढा खुदा हुआ था। एक तरफ एक अंधेरा सुरंग जैसा रास्ता था। मुझे फौरन समझ आ गया, एलियन के पास हाइव माइंड होता है। पर्याप्त खाना मिलने के बाद क्वीन अकेले ही रिप्रोड्यूस करके एग्स लेट करती है। ये कभी खुले में एग्स नहीं देती, हमेशा अंधेरी डार्क गुफा में इंक्यूबेट करती हैं। उस काले सुरंग को देखकर मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगी। शायद रिसोर्स कार्ड के ज्यादा फूड एनर्जी ने क्वीन को जल्दी मैच्योर कर दिया। चेन फैन, अभी भी टाइम है, पीछे हट जा, मैंने अच्छे इरादे से कहा। ट्राइसेराटॉप्स रेयर एंशिएंट स्पीशीज है। मैं तो चाहता था मेरा एलियन उसके जीन्स असिमिलेट करे, पर चेन फैन को इतनी गंभीरता समझ नहीं आई। अगर पछता रहा हो तो अभी भी बीस्ट बचा सकता है। चेन फैन ठंडे स्वर में बोला। उसने गड्ढा नोटिस किया था पर बिल्कुल घबराया नहीं। उसका ट्राइसेराटॉप्स तो फाइटिंग के लिए ही बना है, किलिंग मशीन। पर अगले ही पल पूरी जमीन जोर जोर से हिलने लगी। जो ट्राइसेराटॉप्स अभी तक आंखें लाल किए फुल जोश में था, अचानक जैसे किसी बेहद खतरनाक चीज का एहसास हुआ हो, उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगा। शहर ट्राइसेराटॉप्स की गरज से बिल्कुल अलग उस काली गहरी गुफा से एक धीमी कर्कश आवाज आई, जैसे गैस लीक हो रही हो। आवाज तेज नहीं थी, पर चेन फैन के कानों में गूंजती रही जैसे कोई पुराना डरावना साया हो। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। कॉलर कब पूरी तरह भीग गया, पता ही नहीं चला। ये किस चीज को पाला है इसने? तभी एक जोरदार दहाड़ ने चेन फैन को होश में लाया। एक काला विशाल धुआं सा जीव गड्ढे से उछलकर बाहर आया, साथ में एक अजीब सी फुसफुसाहट। चेन फैन ने ऊपर देखा तो लगा जैसे ये चीज पूरा आसमान ढक लेगी। उसका ट्राइसेराटॉप्स भी डर से कांपने लगा। नीचे से पीली लिक्विड निकलने लगी। चेन फैन दंग रह गया। और सिर्फ वही नहीं, जो चीज अभी अंडरग्राउंड सुरंग से निकली थी उसकी लंबाई कोई 4-5 मीटर थी। बिल्कुल हैरान करने वाला था। शाह उसके खुले दांतों से पारदर्शी लार टपक रही थी। चेन फैन कुछ समझ पाता इससे पहले ही एलियन क्वीन ट्राइसेराटॉप्स के सामने पहुंच चुकी थी। तेज पूंछ से सीधा उसके खोल में वार कर दिया। ट्राइसेराटॉप्स पूरी बॉडी से कांपने लगा। खून बहने लगा। दर्दनाक चीख निकलने लगी। सुनकर रूह कांप जाए। चेन फैन आखिर एक नया एम्प्लॉय ही था। मेरी उससे कोई दुश्मनी भी नहीं थी। बीस्ट को मारना और इंसान को मारना दोनों बिल्कुल अलग बात है। थोड़ा हिचकिचाकर मैंने अटैक रोकने का ऑर्डर दे दिया। अगले ही पल एलियन क्वीन बिना पीछे मुड़े वापस गुफा में चली गई। पूरा प्रोसेस आधे मिनट से भी कम टाइम हुआ। वो एंशिएंट जायंट बीस्ट तो बस एक खिलौना निकला। मैं तो आराम से भविष्य के प्लान्स सोचने में बिजी था, पर चेन फैन पूरी तरह सहम गया था। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, वो काला भूरा मॉन्स्टर आखिर था क्या? इस भारी झटके से चेन फैन जमीन पर धड़ाम से बैठ गया। चेहरा राख जैसा सफेद पड़ गया। उसकी फाइटिंग में टूटते ही पेट स्पेस तुरंत टूट गया। बस 2 सांसों में हम दोनों वापस रियल वर्ल्ड में आ गए। कैंटीन के पास सारे नए लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, पर सामने जो सीन था वो किसी ने सोचा नहीं था। मैं अब भी बिल्कुल शांत आराम से खड़ा था, जबकि चेन फैन जमीन पर बैठा खून से लथपथ था। पेट स्पेस कार्ड जमीन पर गिर गया। खटाक की आवाज के साथ भीड़ में हलचल मच गई। फैंग युआन का बीस्ट फेस अगर नहीं था क्या? एंशियंट स्पीशीज को तो पल भर में मार डाला। इसने पाला क्या है आखिर? ढेर सारी आंखें हैरानी से मुझे देख रही थी। मुझे भी थोड़ी घबराहट सी महसूस हुई, पर मैं इस भीड़ की नजरों से खुश नहीं हुआ, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। एलियन क्वीन आगे इम्प्रेस, यहाँ तक कि क्वीन मदर जैसी अल्टीमेट क्रिएचर में भी इवॉल्व हो सकती थी। ये फाइट पूरी ब्रांच में सनसनी बन गई। मेरी सुपरवाइजर ऑक्टोपस ये सुनकर भागी भागी आई। रास्ते में उसने खुद ही सोच लिया था कि मेरी पिटाई हो गई होगी। ऑक्टोपस मन ही मन सोच रही थी, पिटाई हो जाए तो अच्छा, कम से कम फैंग युआन फिर सागर पालना छोड़ देगा जल्दी। फैंग युआन तो पूरी ब्रांच के टॉप 10 में से एक है। अच्छे से ट्रेन करने पर टॉप 3 तक पहुंच सकता है। कोर्स टॉप्ड। ये तो मेरे ट्रेनिंग के टाइम का स्कोर है।
सुपरवाइजर झांग जल्दी से कैंटीन पहुंचे। स्टाफ ने रास्ता दिया, पर जो सीन उम्मीद थी वो नहीं दिखा। मैं शांति से भीड़ के बीच खड़ा था, जबकि रैंक 11 वाला चेन फैन जमीन पर बैठा था। झांग यू पूरी तरह हैरान रह गए। फैंग युआन के फेसहगर ने चेन फैन को हरा दिया। उन्हें याद था चेन फैन का बीस्ट एंशियंट स्पीशीज ट्राइसेराटॉप्स था। फेसहगर ने ट्राइसेराटॉप्स को हरा दिया। मजाक कर रहे हो क्या? सामने की ये सिचुएशन झांग यू को समझ ही नहीं आ रही थी। पॉपुलैरिटी के साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ज्वाइन के पहले ही दिन कैंटीन में झगड़ा, इंप्रेशन खराब होगा। झांग यू ने मेरी कलाई पकड़ ली। मेरे साथ ऑफिस चलो। सुपरवाइजर झांग, मैंने अभी खाना भी नहीं खाया। मैंने चेहरा बिगाड़ कर शिकायत की। भूखे पेट पूरी दोपहर ट्रेन करके अब यहाँ घसीटा जा रहा हूँ। चैन से रहने ही नहीं देते। पर ऑक्टोपस का हाथ बहुत मजबूत था। मुझे चुपचाप साथ जाना पड़ा। आखिर हुआ क्या? ऑफिस में घुसते ही ऑक्टोपस ने सख्त चेहरा बना लिया। मैंने जानबूझकर आ भरी। मुझे भी हैरानी है। कैंटीन में खाना खाने गया था। चेन फैन खुद ही चैलेंज देने आ गया। मैं मना कैसे करता? अगर मना करता तो लोग कहते सुपरवाइजर झांग की पूरी टीम कमजोर है। ऑक्टोपस थोड़ी सीधी हो गई। सच में यही बात थी। असल में उन्होंने चेन फैन को चेक कर लिया था। उसे कुछ खास नुकसान नहीं था। वो सच में जिम्मेदारी लेने के मूड में नहीं थी, बस मुंह से बोल रही थी। झांग यू का मूड बदल गया। जल्दी दिखा अपना बीस्ट। मुझे सच में जानना है वो क्या चीज़ है जिसने चेन फैन को हराया। धड़ाम। मैं जवाब भी नहीं दे पाया कि दरवाजा जोर से खुला। चौकोर चेहरे वाले सिक्स्थ ब्रांच सुपरवाइजर ली गोशिंग गुस्से में अंदर घुसे। पीछे पीछे सुनहरे चश्मे वाला टॉप रेटिंग एजेंसी से आया रियल कॉम्बैट मेंटर झांग पानपन भी था। झांग यू, तुम्हारे बंदे ने चेन फैन का बीस्ट मार डाला, पब्लिकली बेइज्जती की। ये तो हद है। ली गुओशिंग ने मेज पर हाथ पटका, गुस्से से मेरी तरफ इशारा किया। तू है वो फैंग युआन? उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि झांग यू मुझे पीछे खींचकर आगे आ गए। ली गुओशिंग का सामना करते हुए झांग यू पूरे कॉन्फिडेंस से बोले, ट्रेनिंग वाले नए लड़के जोश में है। एक दूसरे से टेस्ट करना कोई बड़ी बात है क्या? मेंटर झांग पानपन, तुम भी क्या इल्जाम लगाने आए हो? सेकंड और सिक्स्थ ब्रांच दोनों तुम्हारे अंडर आते हैं। फैंग युआन भी तुम्हारा ही स्टूडेंट है। क्या सिर्फ इसलिए कि चेन फैन का घर अमीर है तुम पक्षपात करोगे? मैं चुपचाप ये सब देख रहा था। मन ही मन खुश हो रहा था। ये सुपरवाइजर सिर्फ अपने बंदे का साथ नहीं दे रहा, बल्कि एक ही बात में रियल कॉम्बैट मेंटर को भी घेरे में ले लिया। कुछ तो बात है इसमें। गलतफहमी हो गई। झांग पानपन ने अपना सुनहरा चश्मा ठीक किया। मेरी तरफ देखकर बोले, मैं तो बस तमाशा देखने आया था। पहले मैंने चेन फैन को ट्रेन किया है, उसकी ताकत अच्छे से जानता हूँ। इसलिए क्यूरियस था फैंग युआन ने कौन सा बीस्ट पाला है जो उसे हरा सके। जरा दिखाओगे मुझे? झांग यू की भौहें कस गईं। रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग तो झांग पानपन का ही एरिया है। अगर मना किया, बाद में अगर उसने मेरे साथ कुछ गड़बड़ की तो? मैंने झांग यू की परेशानी समझ ली। फौरन खुशी से बोला, ठीक है, कोई जरूरत नहीं थी शुरुआत से ही झगड़ा बढ़ाने की। ली गुओशिंग बेचैन हो गया। हम तो साथ देने आए थे, ये तो देखो जैसे तमाशा देखने आए हो। झांग पानपन ने उसे एक नजर दी। अगर मैंने कोई गलत तरीका अपनाया तो तुम लोगों के पास शिकायत करने का बहाना रहेगा। ली गुओशिंग गुस्सा दबाकर सिर हिलाने लगा, पर मैंने फौरन स्पेस नहीं खोला। मेरा बीस्ट फ्री में नहीं दिखेगा। एक बंदा 1000, ठीक है? झांग यू, ली गुओशिंग, झांग पानपन, तीनों ने गुस्से से मुझे घूरा। एक नए लड़के का बीस्ट देखने के लिए भी टिकट लगा? मैंने बेबसी से हाथ फैलाए। मेरा बैकग्राउंड आम है, चेन फैन जैसे पैसे वाला नहीं। फूड और स्पेस एक्सपेंशन के लिए पैसे तो चाहिए ही। अगर मैंने कोई तरीका ना सोचा तो ट्रेनिंग के दौरान कमाऊं कैसे? टॉप टीम तक पहुंचूं कैसे? वाईफाई कनेक्शन काटा गया। झांग बेबस होकर चुप हो गए, पर अच्छी तरह जानते थे कि इस नए ट्रेनी की चालाकी कमाल की है। चुपचाप फ्रेंड ऐड किया और 1000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। झांग पानपन ने भी कुछ नहीं कहा, सीधा स्कैन किया। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो, ली गोशेन गुस्से से बोला। मेरे बंदे को घायल किया और पैसे भी मुझसे लो? मैंने कंधे उचकाए। मैनेजर ली, पैसे नहीं देने हैं तो बाहर वेट कर सकते हैं। ली गुओशिंग का माथा भन्ना गया, पर उसे उस मॉन्स्टर के बारे में जानने की इतनी उत्सुकता थी जिसने ट्राइसेराटॉप्स को पल भर में मारा, कि दांत भींचकर पैसे दे ही दी। बॉस लोग हो तुम सब। मैंने खुशी से पेट स्पेस कार्ड निकाला, कनेक्शन इनवाइट भेजा। एक रोशनी चमकी और हम सब, तेरा बीस्ट कहाँ है? ऑक्टोपस ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। मेरा स्पेस अभी भी शुरुआती घास के मैदान वाला ही था। साइज बहुत छोटा था। ऊपर देखने पर पूरा नज़ारा एक ही नज़र में दिख जाता था। 20 तो दूर, उन्हें 20 जैसा कुछ भी नहीं दिखा। मेरे साथ आओ। मैंने हाथ हिलाकर सबको एक अंधेरी ठंडी गुफा की तरफ ले गया। सच कहूं तो मैं भी पहली बार ब्रीडिंग कर रहा था। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि टाइप 1 क्वीन खुद गड्ढा खोद कर अंडे देगी। खट खट जैसे ही मैं मशाल जलाने की कोशिश कर रहा था, कॉम्बैट मेंटर झांग पानपन ने उंगलियां चटकाई। 3 चांदी जैसे इलेक्ट्रिक माइट्स हवा में उभर आए। तेज सफेद रोशनी से गुफा दिन जैसी रोशन हो गई। मैंने ध्यान से देखा, ये सिर्फ रोशनी ही नहीं, सर्च लाइट की तरह भी काम कर सकते हैं। असली बीस्ट है, कुछ तो बात है इसमें। अगर डर ना होता कि सामने वाला डर जाएगा, तो मैं सच में चाहता था कि मेरा फेस अगर इस इलेक्ट्रिक माइट को पैरासाइट बना दे। जैसे जैसे अंदर बढ़ते गए, झांग पानपन की भौहें कसती गईं। सुपरवाइजर झांग, मैनेजर ली, ये गुफा तो जमीन से छत तक 3 मंजिल जितनी ऊंची है। ये कुछ ज्यादा नहीं है क्या? और अंदर से लगातार वो डरावनी फुसफुसाहट भी आ रही है।
ऑक्टोपस का चेहरा भी अजीब सा पड़ गया। मुझे याद है फैंग युआन का बीस्ट फेस अगर है, ये तो बस एक कीड़ा है, इतने बड़े स्पेस की क्या जरूरत। कुछ मोड़ पार करने के बाद हम आखिरकार गुफा के मुख्य हिस्से में पहुंचे। इलेक्ट्रिक माइट हवा में उठकर पूरा नज़ारा रोशन कर गया। ओ माय गॉड! सिक्स्थ ब्रांच सुपरवाइजर ली गुओशिंग ने तुरंत गाली दे दी। झांग पानपन तो अपनी आंखें मलने लगे। सबके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। फैंग युआन, तू इसे फैसाहगर बुलाता है? झांग यू ने पलटकर देखा, आवाज भी कांप रही थी। सामने एक विशाल जीव झुका बैठा था, 2 मंजिल जितना ऊंचा। हड्डियां बाहर की तरफ मुड़ी हुई मसल्स को कवर कर रही थी। पेल्विस के नीचे करीब 8 मीटर लंबा एग लेइंग ऑर्गन जुड़ा था। अगर उसके मुंह से लगातार वो फुसफुसाहट ना आती तो शायद कोई मानता ही नहीं ये जिंदा है। रुक रुक, तूने अभी क्या कहा? फेस क्या? ली गुओशेंग ने थूक निकला। पूरी बॉडी में सिहरन दौड़ गई। ये चीज अगर जंगल में मिल जाए तो वो सबसे पहले भागेगा। इतनी बॉडी है, एक ही झटके में इंसान निकल जाएगा। अच्छा हुआ क्वीन मेरी बात मान रही थी, कोई दुश्मनी नहीं दिखाई। झांग यू ने एग लेइंग ऑर्गन की तरफ देखा। कोने में करीब 20 से ज्यादा आधे इंसान जितने बड़े सफेद एग्स करीने से रखे थे, और चेन फैन का बेचारा ट्राइसेराटॉप्स एक पीले फेसैगर से बुरी तरह चिपका हुआ था। झांग यू ने 1 मीटर लंबे फेसैगर को देखा, फिर 2 मंजिल ऊंची टाइप 1 क्वीन को देखा। ठंडी सांस ली फैंग युआन, मुझे मत बताना ये चीज फेसकर से इवॉल्व हुई है। इनका ये अनजान रिएक्शन देखकर मुझे मजा आ रहा था। मैंने शांति से कहा, इसे इवोल्यूशन नहीं कहेंगे, ये तो बस एडल्ट फॉर्म है। और सिर्फ फीमेल इतनी बड़ी हो सकती है, मैं इसे टाइप 1 क्वीन बुलाता हूँ। तीनों की आंखें फैल गईं। मतलब जमीन पर पड़े वो 20 अंडे सब इसी तरह के मॉन्स्टर पैदा करेंगे? मुझे इनके दिमाग में चल रहे सवाल जैसे साफ दिख रहे थे। मैंने हल्के से जोड़ा, मेल इतने बड़े नहीं होते, एडल्ट होकर बस 3 मीटर तक जाते हैं, और क्वीन सिंगल सेक्स रिप्रोडक्शन करती है। क्या? झांग यू पूरी तरह सन्न रह गया। नॉर्मल मेल भी 3 मीटर ऊंचे और सिंगल सेक्स रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। अगर पर्याप्त स्पेस और रिसोर्सेज हों तो ये चीज़ तो अनलिमिटेड आर्मी बना सकती है। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। झांग यू टकटकी लगाए टाइप 1 क्वीन को देखता रहा। चेहरे पर हैरानी थी। फैंग युआन, तूने ये मॉन्स्टर बनाया कैसे? कहीं कोई एंशियंट म्यूटेशन तो नहीं? झांग यू मन ही मन सोच रहा था। अगर उसे पहले पता होता कि फैंग युआन का फेस अगर ये 20 निकलेगा तो वो पूरा सपोर्ट देता। अच्छा हुआ फैंग युआन का अपना माइंड मजबूत था। वो झांग यू भी कंट्रोलिंग टाइप का सुपरवाइजर नहीं था, वरना एक जीनियस को दबा ही देता। इसी पल उसे समझ आया कि ब्रांच क्यों नियम बनाती है कि सुपरवाइजर सिर्फ गाइड कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं। नहीं। झांग पानपन ध्यान से देखने के बाद अचानक झांग यू की बात को खारिज करते हुए बोले, ये एंशियंट स्पीशीज नहीं है, फैंग युआन का बीस्ट फैंटम स्पीशीज है। फैंटम स्पीशीज? ली गोशिंग और झांग यू एक साथ बोले। दंग रह गए। पता है लाखों में एक ही फैंटम स्पीशीज पैदा होता है। हे चेंग फर्स्ट ब्रांच से अब तक निकले फैंटम स्पीशीज गिने चुने हैं। मेरे झांग यू के करियर में ये पहला है जो। किस बेस पर कह रहे हो ये फैंटम स्पीशीज है? लिगोशिंग बेचैन हो गया। अगर सिर्फ एंशियंट स्पीशीज होता तो वो चेन फैन का साथ दे सकता था, पर अगर फैंटम स्पीशीज है तो इस बार का टॉप स्टूडेंट यही होगा। खुद प्रेसिडेंट भी इसकी कद्र करेंगे। झांग पानपन ने स्कैनर लेकर क्वीन के अंडों के पास से उठते हुए कहा, क्योंकि ये जेनेटिक बेस्ड लाइफ फॉर्म नहीं है, ये क्वांटम बेस्ड लाइफ फॉर्म है। ली गुओशिंग पूरी तरह हैरान रह गया। ऑक्टोपस ने भी कार्ड निकालकर स्कैन किया, वो भी चौंक गई। जेनेटिक बाउंड्री से बाहर निकलकर इमेजिनरी क्वांटम बेस्ड लाइफ को इंक्यूबेट और ट्रेन कर पाना, यह सिर्फ फैंटम स्पीशीज ही कर सकता है। मुझे भी तभी समझ आया, हाँ सही तो है, क्वीन क्वांटम बेस्ड लाइफ है, इसीलिए कॉस्मिक रेडिएशन और बैक्टीरिया से भी नहीं डरती। क्वांटम बेस्ड है तो कौन सा बैक्टीरिया मरने आएगा? मैंने गला साफ किया, आंखों में चमक लाकर बोला, मैनेजर ली। भले ही फैंग युआन ने चेन फैन के बीस्ट को मारा, पर चैलेंज पहले उसी ने दिया था। उम्मीद है आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। वेब नॉल के हिसाब से तो अब विलन को हंगामा करना चाहिए था। अगर उसने अपना बीस्ट छोड़ा होता तो मैं फैंग युआन से कहता उसे भी खत्म कर दे। फैंग युआन। ली गुओशेंग की आवाज़ अचानक तेज हो गई। मुझे लगा शायद हमला होने वाला है, पर अगले ही पल ली गुओशेंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला, 6 ब्रांच में आजा बेटा, डिपार्टमेंट का बजट तू संभालेगा, अगले 3 साल का खाना पीना मैं कवर करूंगा। मैं हैरान रह गया, ये स्क्रिप्ट तो गलत जा रही है। कहाँ गया वो सीन जहाँ छोटे को मारने के बाद बड़ा सामने आता? तभी झांग यू ने ली गुओशेंग को धक्का देकर हटाया। गुस्से से बोला, बूढ़े ली, मेरे सेकंड ब्रांच के बंदे को छीनने की हिम्मत? सिर्फ सुपरवाइजर बनकर दिल जीतने चला है। फैंग युआन सेकंड ब्रांच में रहेगा। यूगे, मैं 3 और फीमेल कलीग्स ढूंढ दूंगा तेरे लिए। मैं हैरान रह गया, ऐसा भी होता है क्या? बूढ़े झांग तू बेशर्म है। देखता हूं तुझे। ली गुओशिंग गुस्से से उछल पड़ा, फौरन स्पेस कार्ड निकालकर लॉग ऑफ हो गया। ये बूढ़ा ली जरूर बूढ़े वांग के पास गया होगा। फैंग युआन, इस ब्रांच में मैं तेरा भला चाहता हूँ। झांग यू भी जल्दी से कार्ड निकालकर बोला, मैं पहले जाता हूँ, कहकर वो भी गायब हो गया। मैं हैरानी से झांग पानपन को देखने लगा। ये बूढ़ा वांग कौन है? ये लोग कहाँ गए? झांग पानपन मुस्कुराकर बोले, बूढ़ा वांग ट्रेनिंग सेक्शन का डायरेक्टर है, ट्रांसफर उसी के हाथ में है। इतनी जल्दी लॉग ऑफ हुए हैं तो तेरे लिए ही लड़ने गए होंगे। मैं भी चलता हूँ, आगे से मुझे पानपन भाई बुला लेना, कहकर झांग पानपन भी बाहर निकल गए। इतने बड़े पेट स्पेस में अब सिर्फ मैं अकेला रह गया। चेन फैन का ट्राइसराटॉप्स एक तरफ पड़ा था, फेस हगर अलग हो चुका था।
फेस अगर सीधे होस्ट को नहीं मारता बल्कि बॉडी यूज करके फीड करता है। मुझे भूख से पेट पीठ से चिपक रहा था। सोचा खाना खाने चला जाऊं, पर सोचा अगर अभी गया और वापस आया तो एलियन तब तक बाहर निकल चुका होगा। मूवीज में ज्यादातर एलियन इंसान या कुत्तों पर पैरासाइट बनते हैं। मैंने कभी डायनासोर पर पैरासाइट होते नहीं देखा। पता नहीं ट्राइसेराटॉप्स के जीन्स असिमुलेट करने के बाद क्या रूप निकलेगा। पेट सहलाते हुए मैंने रुकने का फैसला किया, इंतजार करने का कि ये कब हैच होता है। करीब 20 मिनट बाद ट्राइसेराटॉप्स बुरी तरह गिर पड़ा। फिर उसका पेट फूलना शुरू हुआ, अंदर से लाल रंग की झलक दिखने लगी। पता नहीं क्यों मुझे किसी डिलीवरी के इंतजार जैसी टेंशन महसूस हो रही थी। मैं और एलियन क्वीन दोनों एक साथ ट्राइसेराटॉप्स की तरफ देखने लगे। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि टाइप 1 क्वीन को ट्राइसेराटॉप्स के पेट में पल रहे एलियन की चिंता हो रही थी। आखिर ट्राइसेराटॉप्स की स्किन बहुत मोटी होती है, डिफेंस पावर इंसानों से दसियों गुना ज्यादा। जैसे ही मुझे थोड़ी चिंता होने लगी, ट्राइसेराटॉप्स के पेट से खून के साथ कुछ बाहर निकला। 2 काली टांगें अचानक बाहर आईं, फिर तीसरी, ट्राइसेराटॉप्स की टांग। मैंने ध्यान से देखा, ट्राइसेराटॉप्स का पेट जैसे तेजाब से पिघल रहा था। एलियन का ऐसे ब्लड तो स्टील तक गला सकता है। मांस की क्या बिसात। एक बिल्कुल नया एलियन उस मलबे से बाहर निकला, क्वीन के जन्म से भी बड़ा। मुझे अंदर ही अंदर हैरानी हुई। इस नए एलियन का एक्सोस्केलेटन पर दोनों तरफ और आगे की तरफ हॉर्न्स उगाए थे। गर्दन के पास एक हड्डी का घेरा बन गया था, बिल्कुल एंशियंट टायरनोसॉरस जैसा लुक, जबरदस्त प्रेशर देने वाला। मैंने रिसोर्स कार्ड से थोड़ा खाना बनाकर फेंका। भले ही उसने ट्राइसेराटॉप्स के जीन्स असिमुलेट किए थे, पर हाइव माइंड अभी भी बरकरार था। उसने अकेले नहीं खाया, बल्कि चुपचाप मेरी तरफ देखता रहा, बंटवारे का इंतजार करता हुआ। बहुत बढ़िया, मैंने संतोष से सिर हिलाया। इसे टाइप 1 ट्राइसेराटॉप्स बुलाएंगे। मैं आगे बढ़कर उसका सिर सहलाने लगा। उसने फौरन अपनी चिकनी हड्डी मेरे हाथ पर रगड़ी। गले से फुसफुसाहट भरी गुर्राहट निकली, बिल्कुल किसी बिल्ली के दुलार जैसा। अब आने वाला न्यू एम्प्लॉय रेटिंग टेस्ट ये इसी को सौंपूंगा। आखिर क्वीन का एग लेइंग ऑर्गन इतना बड़ा हो चुका था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसे बीच में तोड़कर फाइट के लिए भेजूं। मैं फैंग युआन सच में एक नरम दिल इंसान हूँ। दूसरी तरफ कॉम्बैट डायरेक्टर वॉन्ग काई के ऑफिस में ली गुओशेंग और झांग यू एक दूसरे से आगे निकलकर दरवाजे से टकराए। दोनों की बॉडी इतनी बड़ी थी कि दोनों दरवाजे में ही फंस गए। वॉन्ग काई का चेहरा काला पड़ गया। तुम दोनों टाइम पर आ गए, मुझे तुम लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। ज्वाइनिंग के पहले दिन कैंटीन में झगड़ा, वो भी ऑनलाइन वायरल हो गया। तुम्हारा डिपार्टमेंट कैसे मैनेज होता है? डायरेक्टर के गुस्से से दोनों थोड़े शांत हुए। अंदर आते ही नए एम्प्लॉय अपने 20 से पहली बार मिलते हैं, जो उसमें कंपटीशन होना नॉर्मल है ना? झांग यू ने हल्के से बात टाल दी। फर्स्ट ब्रांच में तो ऐसे हजारों केस होते हैं। वांग काई मेज थपथपाते हुए ली गुओशिंग को डांटने लगे। चेन फैन तो तेरे 6th ब्रांच का है। ली गुओशिंग ने मौका देखकर आगे कदम बढ़ाया। डायरेक्टर वॉन्ग, मैं चाहता हूं इस घटना के फैंग युआन को मेरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाए। मैं मैनेजमेंट और सख्त कर दूंगा। वांग काई हैरान रह गए। उन्हें लगा था ली गुओशिंग चिन फैन का साथ देने आया होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। झांग यू बेचैन हो गया। फैंग युआन हमारे 2nd ब्रांच में अच्छा है। चेन फैन ने पहले चैलेंज किया, फैंग युआन ने बस सेल्फ डिफेंस किया। ली गुओशिंग आंखें लाल करके गुस्से से बोला, डायरेक्टर वॉन्ग, इस साल का बेस्ट सुपरवाइजर अवार्ड बूढ़े झांग को नहीं देना। मुझे बस फैंग युआन चाहिए। क्या मतलब देना नहीं? फैंग युआन तो पहले से ही मेरा बंदा है। तुझे छीनने का हक किसने दिया? दोनों आमने सामने तीखी बहस करने लगे। थूक उड़ने लगा। वांग काई पूरी तरह छिड़ गए। उनके दिमाग में जवाब साफ आ रहा था। ली गुओशिंग एक साधारण बैकग्राउंड वाले फैंग युआन के लिए बेस्ट सुपरवाइजर अवार्ड तक छोड़ने को तैयार है। ये सच में दिल से लड़ रहा है इसे पाने के लिए। फैंग युआन का एग्जाम स्कोर तो बस 7वां था। ऐसा क्या खास है इसमें कि दोनों सुपरवाइजर इस तरह छीना झपटी कर रहे हैं? सारी नामुमकिन वजहों को हटाकर सिर्फ एक बचती है, पेट। भले ही थ्योरी की पढ़ाई में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही इस दुनिया की सिविलाइजेशन की साइंटिफिक बेस है, कोई भी रिसर्च मैथ के बिना अधूरी है। पेट की म्यूटेशन और इवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी सहित मेहनत लोअर लिमिट तय कर सकती है, पर अपर लिमिट के लिए टैलेंट के बिना कुछ नहीं होता। वांग काई गहराई से जानते हुए दोनों सुपरवाइजर को देखते हुए बोले, तुम दोनों को किसी के लिए इतना लड़ते कभी नहीं देखा। फैंग युआन का बैकग्राउंड आम है, फिर भी उसने आसानी से चेन फैन को हरा दिया। अगर मेरा अंदाजा सही है तो उसका पेट फैंटम स्पीशीज है ना? डायरेक्टर, आपको कैसे पता? झांग यू और ली गुओशिंग एक साथ बोले। वांग काई मन ही मन खुश हुए। फैंटम स्पीशीज मतलब नेशनल टॉप 10 कोर कंसोर्टियम तक पहुंचने की उम्मीद वाला टैलेंट। अगर वो बाकी टॉप ऑर्गेनाइजेशंस को पीछे छोड़ दें तो उनकी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पक्की हो जाएगी। फैंटम स्पीशीज जैसे अच्छे टैलेंट को मुझ जैसे एक्सपीरियंस सुपरवाइजर को सौंपना चाहिए। ली गुओशिंग जोर देकर बोला, मेरी सीनियोरिटी झांग यू से पूरे 2 साल ज्यादा है। 2 साल से क्या साबित होता है? फैंग युआन का 2nd ब्रांच से लगाव है। सबको पता है एक ब्राइट फ्यूचर वाले फैंटम स्पीशीज हैंडलर से दोस्ती का क्या मतलब होता है। मेरे लिए वो जान लड़ा रहे हैं। वांग काई ने हाथ हिलाकर बहस रोकी। रेटिंग टेस्ट पास है, अभी उसे परेशान मत करो। किस डिपार्टमेंट में जाएगा ये टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद तय होगा। अगले कुछ दिनों तक ली गुओशिंग नहीं दिखा। लगता है ट्रांसफर की बात भूल ही गया। मैं स्टडी के अलावा बाकी सारा टाइम पेट स्पेस में ही बिताता रहा। टाइप 1 ट्राइसेराटॉप्स जल्दी ही एडल्ट हो गया। भले ही सिर्फ 3 मीटर का था, थोड़ा छोटा, पर सिर के हॉर्न्स और टेल जबरदस्त अटैकिंग पावर वाले थे। ताकत में क्वीन के बाद दूसरे नंबर पर। सिर्फ 6-7 दिनों में
मैंने रिसोर्स कार्ड से भारी मात्रा में खाना बनाया। ट्रेनिंग विक्ट्री रेट 100% रहा। एलियन का ये विन रेट काफ़ी हैरान करने वाला था। मेरे स्पेस में जल्दी 30 से ज़्यादा एलियन तैयार हो गए। अंडरग्राउंड गुफा अचानक तंग और भीड़ भाड़ वाली हो गई। मैंने अपने सारे रिसोर्स पॉइंट्स खर्च करके गुफा को 5 गुना बड़ा किया। इस रिप्रोडक्शन स्पीड को देखते हुए 1 महीने में ये फिर से भर जाएगी। और क्वीन मदर तभी पैदा होती है जब कॉलोनी प्लैनेट लेवल तक बड़ी हो जाए। वो सोच ही परेशान करने वाली थी। वार्निंग, पेट फूड कम है, कृपया जल्दी रिचार्ज करें। सिस्टम की बेरहम आवाज़ गूंजी। मैंने मुंह बिगाड़ कर रिसोर्स कार्ड निकाला। इन दिनों मैंने जो रेस्टोरेंट का खर्चा, लिविंग कॉस्ट, यहाँ तक कि घर से आए पैसे भी सब इन जानवरों ने खा डाला। मुझे अब समझ आया पालो हाथी खाओ रोटी वाली कहावत का असली मतलब क्या होता है। 3 साल तक इन्हें खिलाते रहूंगा, पता नहीं कितना खर्चा और होगा। तुम लोग असली मनी ईटिंग मॉन्स्टर हो। मुझे इस पूरे टाइप 1 कॉलोनी की अपर लिमिट क्वीन तक ही लॉक है। कोई पैसे कमाने का तरीका सोचना पड़ेगा। सोचा भाई यू से बात करूं। अभी स्पेस से निकलने ही वाला था कि कार्ड पर 3 बार नोटिफिकेशन आया। सभी ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज बेस के फ्लेम एरिना में इकट्ठा हो। न्यू एम्प्लॉय रेटिंग टेस्ट के लिए। लगभग भूल ही गया था इस बारे में। जल्दी से तैयार होकर फ्लेम एरिना की तरफ निकला। 4 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा फ्लेम एरिना पहले से ही भीड़ से भरा था। यहाँ तक कि एक बड़ी प्रोजेक्शन स्क्रीन भी लगी थी। सीनियर मेंबर्स भी देखने आए थे। ज्यादातर नए लोग एक्साइटेड थे, पर कुछ लोगों के चेहरे उतरे हुए डर से भरे थे। सिर्फ एक हफ्ता मिला था, हर कोई अच्छा पेट नहीं ट्रेन कर पाता। इस पूरी दुनिया में जहाँ हर कोई पेट रखता है, अगर ट्रेन ना कर पाओ तो वो स्टेटस गैप पिछले जन्म में टॉप कंसोर्टियम में ना पहुंच पाने से भी बुरा फील होता है। यही सोचते हुए मैं चारों तरफ देखने लगा, अपने डिपार्टमेंट का एरिया ढूंढने के लिए। साथ ही किन नए लोगों पर ध्यान देना है, खासकर ली छिंगछिंग, झांग शुरेन जैसे टॉप स्टूडेंट्स। वो नई भीड़ में खड़े थे। उनका कॉन्फिडेंस ही बाकियों से अलग दिखा रहा था। थोड़ी दूर चलकर मैं सेकंड ब्रांच के एरिया में पहुंचा। फैंग युआन आ गया। झांग यू की नजर पड़ते ही पूरा सेकंड ब्रांच मेरी तरफ दौड़ पड़ा। इतनी गर्मजोशी थी जैसे कोई बड़ा लीडर आया हो। बगल के थर्ड ब्रांच सुपरवाइजर जियांग चाओ, फर्स्ट ब्रांच सुपरवाइजर फान लोंघे भी मेरी तरफ देखने लगे। झांग यू और ली गुओशेंग के बीच मुझे लेकर हुई खींचतान पहले से ही सुपरवाइजर सर्कल में। तेरा पेट कैसा चल रहा है? झांग यू ने जानबूझकर आवाज ऊंची करके पूछा। टोन में गर्व झलक रहा था। बहुत अच्छा नहीं चल रहा। मैंने जानबूझकर राह भरी। आसपास कान लगाए खड़े नए लोग तुरंत बातें करने लगे। जीनियस को भी प्रॉब्लम आती है। शायद चेन फैन को हराना बस किस्मत थी। थ्योरी एग्जाम में अच्छा स्कोर मतलब पेट भी स्ट्रांग हो, जरूरी नहीं। झांग यू ने उन बातों ने लोगों को गुस्से से घूरा। मुझे खींचकर वापस डिपार्टमेंट लाइन में ले आए। चेहरा गंभीर करके बोले, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है तो भाई यू को बता। तभी सिक्स्थ ब्रांच सुपरवाइजर ली गुओशेंग अपने बंदों को छोड़कर दौड़ते हुए आ गए। फैंग युआन, कोई प्रॉब्लम है, सिक्स्थ ब्रांच में आना है। झांग यू का चेहरा हरा पड़ गया। ये बूढ़ा ली लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए पूरी बेशर्मी दिखा रहा है। मैंने झांग यू की तरफ देखकर जानबूझकर ली गुओशिंग के सामने दुखड़ा रोया। मेरा बीस्ट बहुत ज्यादा खाता है। मैं तो अब पाल ही नहीं पा रहा। बस 1 हफ्ता हुआ है। ब्रांच का दिया रिसोर्स कार्ड पूरा खत्म हो गया। ऊपर से मुझे खुद 3 बार रिचार्ज करना पड़ा, हर बार 2000 का। झांग यू और ली गुओशिंग दोनों एक साथ ठंडी सांस भरने लगे। फर्स्ट ब्रांच का रिसोर्स कार्ड तो एक नॉर्मल बीस्ट को आधे साइकिल तक खिला सकता है, ये टाइप 1 आखिर कितना खाओ है? रुक। झांग यू को अचानक असली बात समझ आई। उसने स्पेस में वो 2 मंजिल ऊंची टाइप 1 क्वीन देखी थी। चाहे तेरी क्वीन कितनी भी खाऊ हो, 1 हफ्ते में पूरा रिसोर्स कार्ड खत्म नहीं कर सकती। जब तक उसके दिमाग में वो अंडों का ढेर घूम गया, जब तक वो सारे अंडे हैच नहीं हो गए हों। अभी तेरे पास कुल कितने बीस्ट हैं? झांग यू की आवाज कांप रही थी। मैंने मन मन गिनती की। एक एलियन क्वीन, एक एलियन ट्राइसेराटॉप्स, 37 मेल एलियन। ये सुनते ही झांग यू और ली गुओशिंग की आंखें फटी रह गईं। हैरानी से चीखे कि कितने? 39 बीस्ट? मजाक कर रहे हो क्या? ज्वाइन किए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। कॉम्बैट ट्रेनिंग भी शुरू नहीं हुई। कोई एक्सपर्ट गाइडेंस भी नहीं मिली। एक नया एम्प्लॉई अकेले टटोलते हुए 39 बीस्ट तैयार कर ले। और सबसे डरावनी बात, ये कोई नॉर्मल स्पीशीज नहीं, बल्कि नेचर के नियमों से परे फैंटम स्पीशीज है। 1 हफ्ते में 39 फैंटम बीस्ट, ये टैलेंट तो इंसानी हद से बाहर है। कान लगाकर सुन रहे जियांग चाओ और फान लोंघे भी हैरानी से लगभग जीभ काट बैठे। बाकी नए लोग तो 1 हफ्ते में एक बीस्ट समझ लें तो शुक्र मनाए। तो यहाँ क्या डाउनलोड कर रहा है भाई? झांग यू के तीनों जज्बात बुरी तरह हिल गए। मेरे कंधे थपथपाते हुए दिल से समझाने लगे, ये बीस्ट पालना है, सुअर पालना नहीं। क्वालिटी पर ध्यान दे। मुंह से यही बोल रहे थे, पर झांग यू का मन अंदर से खुशी से फटा जा रहा था। फैंटम स्पीशीज अगर सुअरों की तरह भी बेतहाशा बढ़ती जाए, तो चाहे सिंगल फाइट हो या ओवरऑल डोमिनेशन, विरोधियों के लिए ये किसी दूसरे लेवल की पिटाई से कम नहीं होगा। और खुद वो इस अजूबे का सुपरवाइजर है। झांग यू खुशी दबाकर मेरा कंधा थपथपाकर बोला, इस बार बस नॉर्मल परफॉर्म कर, ज्यादा दिखावा मत कर। ऑक्टोपस के पीछे पीछे आगे बढ़ते हुए अचानक मुझे दाईं तरफ से एक ठंडी नजर महसूस हुई। मैंने तुरंत पलटकर देखा। मेरे जितनी ही हाइट वाला एक लड़का ठंडी नजरों से मुझे घूर रहा था। दोनों की नजरें उसी पल टकरा गई। सुपरवाइजर ऑक्टोपस को भी कुछ अजीब लगा। उसने मेरा हाथ हल्के से दबाकर धीरे से कहा, ये थर्ड ब्रांच का झांग शुरेन है। इस बार के एग्जाम में दूसरे नंबर पर, वो भी जीनियस लेवल का बंदा है, तेरा मेन कॉम्पिटिटर। फिर हल्के से मुस्कुराते हुए थोड़े गर्व से बोली, उसका पेट तुझसे कहीं कमजोर है।
मैंने नज़र हटाकर हल्के से सिर हिलाया तो ये है झांग शुरेन। तभी 60 मशीनें जो पेट स्पेस कार्ड से जुड़ी थीं फ्लेम एरिना में लाई गई। बड़ी स्क्रीन कई हिस्सों में बन गई। न्यू एम्प्लॉय रेटिंग टेस्ट ऑफिशियली शुरू हो गया। नियम सिंपल था, पेट को कंट्रोल करके 1000 मीटर का ट्रैक पार करना, फिर फिनिश लाइन पर लगी मशीन पर अटैक करना। इससे पेट का एंड्योरेंस, पावर और कंट्रोल टेस्ट होता है। बस इतना ही, मैंने मजाक में कहा। मुझे लगा सबको बड़े मैप में डालकर आपस में लड़ाया जाएगा। झांग यू का चेहरा काला पड़ गया। तू क्या इसे कोई किलर मुंह समझ रहा है? पेट तो मेहनत और साथी होते हैं, इन्हें बेवजह क्यों मरवाएं? कम पढ़ाकर डार्क पेट नॉवेल्स। फर्स्ट ब्रांच के लोग आगे आए। ब्रांच प्रेसिडेंट की आवाज़ पूरे फ्लेम एरिना में गूंजी। जैसे ही फर्स्ट ब्रांच कनेक्ट हुआ, बड़ी स्क्रीन जगमगा उठी। बाकी सुपरवाइजर और झांग शुरेन। 39 सुनने में बड़ा लगता है, पर ताकत भी 39 हिस्सों में बंट गई है। थर्ड ब्रांच सुपरवाइजर जियांग चाओ मन ही मन मुस्कुराया। उसे लगा इसे बेसिक रिसोर्स कंजम्पशन और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की भी समझ नहीं है। बस भीड़ इकट्ठा कर ली है, डरने की कोई बात नहीं। झांग शुरेन ने टूटा हुआ चश्मा ठीक करते हुए मन ही मन अफसोस जताया। चेन फैन को हराने का टैलेंट होते हुए भी गलत रास्ता पकड़ लिया। अफसोस की बात है। मैंने इन नज़रों की कोई परवाह नहीं की, बल्कि एक छोटी नोटबुक निकाली ताकि वो भी अच्छे 20 लिखें, उन्हें नोट कर सकूं, फेस टाइगर से बाद में असिमुलेट करवाने के लिए। कुछ देर देखने के बाद ही मुझे बोरियत होने लगी। फर्स्ट ब्रांच ने जो भी छोड़े थे सब बिल्कुल नॉर्मल बीस्ट थे और कमांड भी नहीं सुन रहे थे। कोई गलत दिशा में भाग रहा था, कोई वहीं खड़ा घूर रहा था, कोई मशीन पर अटैक करना तो दूर 1000 मीटर का ट्रैक भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। कुछ नए लोग तो रोने वाले हो गए थे। इतना खराब लेवल? मैंने बेमन से कहा। ये तो पूरी तरह फेल हो जाएंगे। सिर्फ 7 दिन में क्या कर लेंगे? तू सोचता है सब तेरे जैसा मॉन्स्टर है क्या? झांगी ने गुस्से से मुझे घूरा। तभी मुझे समझ आया, एलियन तो हाई आईक्यू हाइव माइंड वाला होता है, सीधे मेरा इशारा समझ लेता है। जबकि ये नॉर्मल बीस्ट तो जंगली बिल्ली कुत्तों से अलग नहीं, इन्हें जीरो से ट्रेन करना पड़ता है। एरिना के आसपास खड़े सीनियर मेंबर्स में भी हलचल थी। इस बार का बैच तो बहुत कमजोर है, सबसे तेज को भी 15 मिनट लगे। हमारे टाइम में तो मैंने 10 मिनट में खत्म कर दिया था। करीब 20 मिनट बाद फर्स्ट ब्रांच का टेस्ट मुश्किल से खत्म हुआ। सुपरवाइजर फॉन लॉन्घे का चेहरा एकदम काला पड़ गया। सेकंड ब्रांच के नए लोग आ गए हैं। प्रेसिडेंट की आवाज फिर गूंजी। अच्छे से परफॉर्म करना। झांगियों ने मेरी पीठ थपथपाई। चेहरे पर मुस्कान छुपा नहीं पा रहे थे। मैंने सिर हिलाया, आराम से फ्लेम एरिना की तरफ बढ़ा, पेड स्पेस कार्ड निकालकर टेस्ट में शामिल हो गया। अगले ही पल एक हल्की रोशनी ने मुझे घेर लिया। जब आंखें खुली तो झांग यू, कलीग्स, फ्लेम एरिना, ऑफिस बिल्डिंग सब गायब हो चुके थे। एक सफेद स्पेस सामने था। फैंग युआन, कृपया टेस्ट के लिए पेट चुनें। एक नरम आवाज गूंजी। मेरे सामने टाइप 1 क्वीन और टाइप 1 ट्राइसेराटॉप्स दोनों की इमेज उभरी। बिना शक क्वीन सबसे स्ट्रांग है, पर उसका एग लेइंग ऑर्गन अलग करना उसे बहुत तकलीफ देगा। ऊपर से बाकी नए लोगों की कमजोर परफॉर्मेंस देखकर मुझे कोई प्रेशर नहीं था। सोचा टाइप 1 ट्राइसेराटॉप्स ही यूज करता हूँ, ज्यादा वन साइडेड न लगे। सोचते ही 3 मीटर से ज्यादा ऊंचा, एक मंजिल जैसा दिखने वाला टाइप 1 ट्राइसेराटॉप्स सामने आ गया। बाहर आते ही मैं पूरे फ्लेम एरेना की बड़ी स्क्रीन पर सबका फोकस बन गया। वो काला मॉन्स्टर क्या है? फैंग युआन का पेट तो फेसहगर था ना? जरूर छुपकर पेट बदल दिया। नए लोग हैरानी से चीख उठे। सोचा था बस एक छोटा कीड़ा होगा, किसे पता था इतना खतरनाक विशाल जीव निकलेगा। सिक्स्थ ब्रांच की टीम में चेन फैन की आंखें फटी की फटी रह गई। स्क्रीन को टकटकी लगाए देखता रहा। ज्वाइनिंग के पहले दिन की फाइट का वो काला मॉन्स्टर उसके लिए हर रात का बुरा सपना बन चुका था। स्क्रीन पर ये साइज में थोड़ा छोटा था, पर उसे और भी ज्यादा डर लगा। क्या फैंग युआन के पास एक से ज्यादा एलियन है? 7 दिन में एक मॉन्स्टर पाल लेना ही जीनियस बात है। इसने तो 2 पाल लिए। चेन फैन ने बेबसी में मुठ्ठियां भींच लीं, दिल में जलन लिए। दूर खड़े झांग शुरेन को भारी मायोपिया की वजह से चश्मे के बिना कुछ साफ नहीं दिख रहा था। सिर्फ आसपास की हलचल सुनकर उसे लगा शायद फर्स्ट रैंक की छिंग आई है। टेस्ट एरिया में एलियन ट्राइसेराटॉप्स ने उस मशीन को खत्म करना शुरू किया। मैंने ध्यान से एरिया के बीच में खड़े रोबोट की तरफ इशारा किया। शह! उस विशाल बॉडी से एक डरावना जोश फूट पड़ा। एक ही कदम में उसने पूरे 1000 मीटर का ट्रैक पल भर में पार कर लिया। धड़ाम! उसने अपनी बड़ी बॉडी घुमाकर पूंछ से जोरदार वार किया। वो मजबूत रेजिस्टेंट मशीन बीच से ही कट गई। जब से मैंने पेट चुना था, अटैक पूरा होने तक पूरी प्रोसेस 3 मिनट से भी कम में खत्म हो गई। स्पेस कार्ड निकालकर मैं वापस फ्लेम एरिना में लौटा तो देखा पूरा एरिया सन्नाटे में डूबा था। सारे लोग, यहाँ तक कि सभी ब्रांच सुपरवाइजर भी मुझे किसी मॉन्स्टर की तरह घूर रहे थे। झांग यू ने खुद की जांग जोर से चिकोटी काटी। मैं सपना तो नहीं देख रहा? उसने सिर झुकाकर घड़ी देखी। शुरू से खत्म होने तक बस 3 मिनट लगे थे। फर्स्ट ब्रांच का बेस्ट टाइम था 15 मिनट, यानी पूरे 5 गुना का फर्क। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, झांग यू ने पहचान लिया कि ये एलियन सिर पर 3 हॉर्न वाला है। ये तो वो पहले वाली फैन शेप्ड हेड क्राउन वाली क्वीन बिल्कुल नहीं है। ये तो उसका असली ट्रम्प कार्ड भी नहीं है। झांग यू ने घबराकर थूक निकला। होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई। अभी अभी उसने मुझसे क्वालिटी पर ध्यान देने को कहा था, खुद अपने ही थप्पड़ खाकर हैरान था। दर्द तो हो रहा था पर दिल से खुश भी था। सिक्स्थ ब्रांच सुपरवाइजर ली वोशिंग भी ठंडी सांस भरने लगा। 3 मिनट का ये रिकॉर्ड शायद कोई कभी नहीं तोड़ पाएगा। उसने जांग पर जोर से हाथ मारा।
मन में सोचा चाहे बूढ़े वांग से लड़ना पड़े, फैंग युआन को सिक्स्थ ब्रांच में लाकर रहूंगा। एरिना के बाहर खड़े सीनियर मेंबर्स में भी हड़कंप मच गया। एंशियंट स्पीशीज भी इतना खतरनाक नहीं होता। ब्लू स्टार के इतिहास में ऐसा कोई क्रिएचर कभी नहीं देखा। वो फैंटम स्पीशीज है। एक ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉय ने फैंटम स्पीशीज पाला, ये तो सुपरवाइजरी कमेटी तक बात पहुंच सकती है। इसी हैरानी और अंदर खाने की हलचल के बीच इस टेस्ट के लिए बने टेम्परेरी स्टेज पर चेंग फर्स्ट ब्रांच के प्रेसिडेंट को होश आने में काफी टाइम लगा। उस नए एम्प्लॉय का नाम क्या था? पेट छोड़ने से टेस्ट खत्म होने तक बस 3 मिनट लगे। प्रेसिडेंट को यकीन था ये स्कोर अब तक के सारे 18 टेस्ट रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है। उसका नाम फैंग युआन है, सेकंड ब्रांच का कलीग है, रियल कॉम्बैट मेंटर। बाकी सारे कॉम्बैट मेंटर्स की आंखों में जलन आ गई। सेकंड ब्रांच झांग पानपन के अंडर आता है। इसका मतलब फैंग युआन अब हमेशा उनका ही स्टूडेंट रहेगा। मेंटर पानपन, तुमने चुपके से स्पेशल कोचिंग तो नहीं दी? एक झाओ नाम के मेंटर ने ईर्ष्या से ताना मारा। झांग पानपन ने अपना सुनहरा चश्मा ठीक करते हुए उसे ऐसे देखा जैसे कोई बेवकूफ हो। मेंटर झाओ, तुम्हारी आंखें कहाँ लगी थीं? इस लेवल का पेट और कंट्रोल पावर कोई स्पेशल कोचिंग से नहीं आती। ये एक ऐसा जीनियस है जो देर सवेर हम सबको पीछे छोड़ देगा। तनाव बढ़ता देख प्रेसिडेंट ने बीच में आकर दोनों को अलग किया, पर मन ही मन उन्होंने भी मुझे याद रख लिया। दूसरी तरफ मैं आराम से चलते हुए महसूस कर रहा था कि सच में अब पूरी भीड़ का ध्यान मुझ पर है। झांग यू सिर उठाए, सीना तान कर आगे बढ़े। शाबाश फैंग युआन, ये तो बस हैरान करने वाला नहीं बल्कि सबकी सोच ही बदल दी। झांग यू को यकीन था इस बार का कोई भी बंदा मेरे करीब भी नहीं आ पाएगा। बगल के सुपरवाइजर जियांग चाओ और फान लोंघे की आंखों में जलन साफ थी। फान लोंघे के डिपार्टमेंट का सबसे अच्छा एम्प्लॉय सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बनकर रह गया। जियांग चाओ मन ही मन बड़बड़ाया, ये तो सरासर बेइज्जती है। वो अपने डिपार्टमेंट के टॉप स्टूडेंट झांग शुरेन को दिलासा देने ही वाला था, पर देखा वो गायब है। पलट कर देखा तो झांग शुरेन कब मेरे सामने आ खड़ा हुआ, आंखें सिकोड़कर, मोटा चश्मा लगाए मेरा चेहरा घूरता रहा। मैंने तुझे याद रख लिया। काफी देर पहचानने की कोशिश के बाद बस इतना कहकर वो पलट कर चला गया। मैं पूरी तरह कंफ्यूज रह गया। ये बंदा पढ़ाई में इतना डूबा है कि दिमाग हिल गया लगता है। शायद तुझे कॉम्पिटिटर मान बैठा है। झांग यू भी थोड़ा हैरान था। कॉम्पिटिटर? मैंने भौं उठाई। टाइप 1 ट्राइसेराटॉप्स देखने के बाद भी खुद को कॉम्पिटिटर मानने की हिम्मत, कॉन्फिडेंस तो है। वैसे थ्योरी इंस्टीट्यूट की टॉप स्टूडेंट ली छिंगछिंग किस डिपार्टमेंट में है? कभी मौका मिला तो फेसहगर से उसका पेट जीन असिमुलेट करवाना है। झांग यू का चेहरा काला पड़ गया। तू सीरियस है? ली छिंगछिंग तो हमारे सेकंड ब्रांच में ही है, तुझे अब तक पता नहीं चला? मैं हैरान रह गया। ज्वाइन किए 1 हफ्ता हुआ, स्टडी के अलावा बाकी टाइम स्पेस में आर्मी बढ़ाने में लगा दिया। ऑफिस के बाद तो सीधे खिड़की से निकलकर फीमेल कलीग्स की बातचीत से बचता फिरा। गॉसिप के लिए टाइम कहाँ था। झांग यू के इशारे पर मैंने बड़ी स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर ली छिंगछिंग का बीस्ट एक बेहद बदसूरत ग्रे कलर की अजीब चिड़िया थी, पर स्पीड बहुत तेज थी। पलक झपकते ही 1000 मीटर पार कर लिया, फिर सीधा उड़कर उस मशीन को 3 मीटर ऊपर उछाल दिया। पूरा प्रोसेस बहुत क्लीन और शार्प था। जब ली छिंगछिंग टेस्ट एरिया से बाहर आई, टाइम रुका 8 मिनट पर। अगर वो अपनी असली ताकत जल्दी खाना नहीं चाहती तो 6 मिनट में भी खत्म कर सकती थी। स्पेस कार्ड निकालकर हाथ जेब में डालकर होठों पर एक गर्वीली मुस्कान लिए वो चलने लगी। मन ही मन सोच रही थी, सब लोग मेरी तारीफ करो। वापस चलते हुए उसे यकीन था आसपास सीनियर मेंबर्स की चीख पुकार सुनाई देगी। 8 मिनट में क्लियर कर लिया। कितनी स्ट्रांग है। इस बार का बैच कैसे कैसे मॉन्स्टर लेकर आया है। ली छिंगछिंग ऊपर से शांत दिख रही थी, पर मन ही मन मेरी तारीफ करो। पर जब ली छिंगछिंग ने अपने डिपार्टमेंट के एरिया की तरफ देखा, उसकी मुस्कुराहट अचानक जम गई। उसे लगा था सुपरवाइजर झांग यू सेकंड ब्रांच एरिया में उसका वेलकम करने खड़े होंगे, पर जब उसने ऊपर देखा तो झांग यू के बगल में एक और शख्स भी खड़ा दिखा। ये क्या हो रहा है? ली छिंगछिंग के कदम अचानक धीमे पड़ गए। उसने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाई। शक हुआ कहीं गलत तो नहीं देख रही। क्या किसी और ने उससे तेज रेटिंग टेस्ट पूरा कर लिया और वापस भी आ गया? नामुमकिन। ये ख्याल आते ही ली छिंगछिंग ने दिल ही दिल में सिर हिलाकर इसे खारिज कर दिया। जब फर्स्ट ब्रांच का टेस्ट चल रहा था, उसने खासतौर पर ध्यान दिया था। सबसे तेज रिकॉर्ड 15 मिनट का था। कुछ लोग तो पूरा भी नहीं कर पाए। मुझसे तेज कोई कैसे हो सकता है? जरूर उस कलीग का पेट लेवल इतना कमजोर होगा कि उसे टेस्ट एरिया से बाहर निकाल दिया गया होगा। हाँ, यही होगा। यही सोचकर ली छिंगछिंग ने दिल पर हाथ रखकर लंबी सांस ली। खुद वो अपने प्री इंस्टीट्यूट में सबसे टॉप रही थी। 3 साल की थ्योरी ट्रेनिंग में हमेशा टॉप स्कोर और शुरू से ही पेट नॉलेज सीखी थी। अब हे चेंग फर्स्ट ब्रांच आकर भी उसकी नंबर 1 पोजीशन डगमगाई नहीं थी। पर जैसे जैसे ली छिंगछिंग सेकंड ब्रांच एरिया के करीब पहुंची, उसे मेरा चेहरा साफ दिखने लगा। फ्रेश और स्मार्ट लुक वाला, कद काठी लंबी और सुडौल। चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलक रहा था। बिल्कुल भी टेस्ट से रिजेक्ट हुए बंदे जैसा नहीं लग रहा था। क्या इसने भी रेटिंग टेस्ट पूरा कर लिया? पर ये कैसे हो सकता है? ली छिंगछिंग ने भौएं चढ़ाई। जेब में डाले हाथ अनजाने में मुट्ठी बन गए। छिंगछिंग, शाबाश। ऑक्टोपस ने सीधा ली छिंगछिंग की तरफ अंगूठा दिखाया। इस बार रेटिंग टेस्ट के फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारे ही डिपार्टमेंट में रहेंगे। हा हा हा। ऑक्टोपस की खुली हंसी बहुत तेज और असरदार थी। आवाज इतनी ऊंची कि जैसे डर हो कोई मेंटर सुन न पाए। सिक्स्थ ब्रांच सुपरवाइजर ली गुशिंग का चेहरा पूरा उतरा हुआ था। सिर्फ मुझे अकेले मिलता तो ठीक था।
अब ली छिंगछिंगी, ये ऑक्टोपस कहीं बूढ़े वोंग को लिफाफा तो नहीं दे आई? ली गुओशिंग ऑक्टोपस को शिकायती नजरों से देखने लगा। बाकी डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स ने भले ऑक्टोपस से किसी को छीना नहीं था, पर इस बार सबकी आंखों में जलन साफ थी। एक 3 मिनट में टेस्ट खत्म करे, दूसरा 8 मिनट में। अगर कोई हैरानी न हो तो मैं और ली छिंगछिंग ही इस बार के रेटिंग टेस्ट के फर्स्ट और सेकंड होंगे। बाकी सब डिपार्टमेंट्स के लोग सिर्फ बैकग्राउंड बनकर रह जाएंगे। कितना बुरा लगेगा उन्हें। पर इस वक्त ली छिंगछिंग खुश बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ऑक्टोपस की बात सुनकर वो पूरी तरह वहीं जड़ हो गई। अभी क्या कहा तुमने? सेकंड मतलब कौन? ली छिंगछिंग को दिल ही दिल में कुछ समझ आ रहा था, पर यह झटका इतना बड़ा था कि उसे मानना मुश्किल हो रहा था। पहला मैं हूँ, दूसरा कौन होगा तेरे अलावा? ऑक्टोपस ने बेमन से ताना मारा। ली छिंगछिंग सच में खूबसूरत थी, खासकर इस फ्लेम एरेना में। बाकी डिपार्टमेंट्स की फीमेल कलीग्स तो उसके सामने फीकी लगती थी, पर मैं भी कोई नई लड़की देखने वाला नहीं था। खासकर ली छिंगछिंग की बातों में जो घमंड झलक रहा था, जैसे ये फर्स्ट टाइम तो हमेशा उसी का हक है, बाकी सब इसे छू भी नहीं सकते। क्या बोला तूने? ली छिंगछिंग को जैसे आसमान टूट पड़ा हो। 3 साल की ट्रेनिंग में चाहे नॉर्मल एग्जाम हो या कोई कंपटीशन, यहाँ तक कि बेसिक ट्रेनिंग और शुरुआती पालन पोषण के स्कोर में भी वो हमेशा फर्स्ट रही थी। भले ही दूसरों की नज़र में बेकार सी कोई कंपटीशन क्यों ना हो, अगर वो सीरियस हो जाए तो कभी किसी से नहीं हारी। ये जीत उसके लिए सांस लेने पानी पीने जैसी नॉर्मल बात थी। हे चेंग फर्स्ट ब्रांच आकर भी यही उम्मीद थी, आगे के करियर में भी यही सोच थी, ऐसा ही होना चाहिए था। जब तक उसकी मुलाकात मुझसे नहीं हुई और वो खुद सेकंड बन गई। वैसे बता दूं, मेरा स्कोर 3 मिनट है। मैंने ली छिंगछिंग को थोड़ा गुमसुम देखकर आगे बोल दिया, अपना स्कोर बता दिया। नामुमकिन। ठीक जैसा मैंने सोचा था। 3 मिनट सुनते ही छिंगछिंग खुद ब खुद आधा कदम पीछे हट गई। उसकी खूबसूरत आंखें बैल की आंखों जैसी फैल गईं। दांत पीसने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ऑक्टोपस ने भी नहीं सोचा था ली छिंगछिंग इतना रिएक्ट करेगी। अरे छिंगछिंग, फैंग युआन ने, तू ही है फैंग युआन? ली छिंगछिंग ने ऑक्टोपस की बात पर ध्यान नहीं दिया, बस उसकी बातों से एक जरूरी जानकारी पकड़ ली। फैंग युआन, ये नाम उसे याद था। आखिर ज्वाइनिंग के पहले दिन ही हलचल मचाने वाला बंदा। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। ली छिंगछिंग अब भी हकीकत मानने को तैयार नहीं थी, सिर्फ ऐसे हिला रही थी जैसे ड्रम बज रहा हो। भाइयों, तुम बताओ मेरा स्कोर क्या था? मैंने फिर भी ली छिंगछिंग को दिलासा नहीं दिया। दिल में उल्टा एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हो रही थी। तो यही होता है इंसल्ट फील करना। सच में मजा आया। फैंग युआन, तू भी थोड़ा कम बोल। झांग यू ने ठंडी सांस भरी। बाकी डिपार्टमेंट्स के सुपरवाइजर भी हैरान थे। ऐसा कुछ होगा किसी ने सोचा नहीं था। सब मजा लेते हुए देख रहे थे। सुपरवाइजर झांग, फैंग युआन का असली स्कोर कितना था? ली छिंगछिंग ने तेज आवाज में पूछा। झूठ मत बोलना, मैं खुद चेक कर सकती हूँ। झांग यू पर भरोसा न करते हुए उसने पहले ही चेतावनी दी। सच में 3 मिनट है। झांग यू का चेहरा सख्त पड़ गया। वो तो बस खुशी में डूबा था। उसे अंदाजा ही नहीं था ली छिंगछिंग इस रेटिंग टेस्ट को इतनी गंभीरता से लेगी। पर सोचकर देखा जाए तो ली छिंगछिंग का स्कोर हमेशा से टॉप ही रहा है। तू सेकंड आया क्योंकि तेरे पास सिर्फ सेकंड लायक ही ताकत थी। मैं फर्स्ट आती हूँ क्योंकि फर्स्ट से आगे कोई पोजीशन ही नहीं होती। यही फेमस लाइन ली छिंगछिंग ने किसी इंटरव्यू शो में कही थी। भले ही अकड़ भरा एटीट्यूड कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, पर उसमें सच में ये कहने का दम था। 3 मिनट 8 मिनट, यानी मुझसे 5 मिनट तेज, दोगुने से भी ज्यादा फास्ट मैं सेकंड हूँ। ली छिंगछिंग को लगा जैसे दिमाग में धमाका हुआ हो। आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। मैं सेकंड हूँ, ये लाइन उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी, जैसे आसमान टूट पड़ा हो। ली छिंगछिंग की सांसें तेज होने लगी, माथे पर पसीना छलक आया। छिंगछिंग, झांग यू ने ऐसा सीन पहले कभी नहीं देखा था। हैरान होकर उसे संभालने के लिए हाथ बढ़ाया, पर अगले ही पल ली छिंगछिंग कुछ कदम लड़खड़ाई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और सीधी मेरी तरफ गिर पड़ी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था ली छिंगछिंग मेरे सामने ही बेहोश हो जाएगी। अरे ये कोई ड्रामा तो नहीं कर रही? ली छिंगछिंग को आगे गिरता देख झांग यू ने भी हाथ बढ़ाया, पर एक पल लेट हो गया। हाथ हवा में ही रह गया और ली छिंगछिंग सीधी मेरी बाहों में आ गिरी। मैं और झांग यू आंखें मिलाकर एक दूसरे को देखने लगे। मुंह से मजाक निकल ही गया। इसकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी कमजोर है क्या? पिछली बार मेरा रैंक कई पायदान नीचे गिरा था, तब तो मैं ऐसे बेहोश नहीं हुआ था। तुझे नहीं पता, ये ली छिंगछिंग बचपन से ही टॉपर रही है। हमेशा फर्स्ट आई है, कभी सेकंड नहीं आई। पहली बार जब कोई एग्जाम खत्म हुआ था, टीवी चैनल ने खासतौर पर ली छिंगछिंग का इंटरव्यू लिया था, तब उसी ने कहा था, तू सेकंड आता है क्योंकि तेरे पास सेकंड लायक ही ताकत है। मैं फर्स्ट आती हूँ क्योंकि फर्स्ट से आगे कोई पोजीशन ही नहीं। अब न सिर्फ तूने उसे पीछे छोड़ा, बल्कि स्कोर भी दोगुने से ज्यादा फर्क का है। इतना बड़ा झटका तो लगेगा ही। झांग यू ने समझाया। भले इस बार ली छिंगछिंग सेकंड आई, पर उसका स्कोर भी मुझे छोड़कर बाकी सबसे कहीं आगे था, इसीलिए झांग यू उसका साथ दे रहा था। कोई हैरानी की बात नहीं। अब क्या करें? मुझे अब भी इस फीलिंग की समझ नहीं आ रही थी, पर ली छिंगछिंग को हमेशा के लिए मेरी बाहों में तो नहीं छोड़ सकता था। मेडिकल रूम भेज दें? झांग यू ने थोड़ा सोचा। खुद सुपरवाइजर होने के नाते उसे बाकी नए लोगों का भी ख्याल रखना था। फौरन जा नहीं सकता था। बाकी डिपार्टमेंट्स के सुपरवाइजर और कलीग्स को लेकर उसे थोड़ी फिक्र थी, कहीं वो मुझे छीनने की कोशिश न करे। वैसे भी मैं और ली छिंगछिंग एक ही डिपार्टमेंट के हैं, कोई दुश्मनी तो है नहीं। थोड़ा साथ रहने से कोई नुकसान नहीं। मैं छिंगछिंग को मेडिकल रूम छोड़ाता हूँ, पर इसका खर्चा? मैंने ली छिंगछिंग को कंधे पर उठाते हुए पूछा। क्या सोच रहा है?
मेडिकल रूम तो फ्री है, झांगियों ने चौंक कर कहा। आखिर ब्रांच तो है, चेन का कोड इंस्टीट्यूशन है, डॉक्टर स्टाफ से पैसे कैसे मांग सकते हैं? मेरा मतलब मेडिकल फीस नहीं है, मेरा मतलब है मुझे यूं ही फ्री में क्यों जाना पड़े। मैं तो बाकी कलीग्स के पेट भी देखना चाहता था। मैं कोई बहाना नहीं बना रहा था, सच में क्यूरियस था कि इस बैच में कोई और पेट भी है जो मुझे इंप्रेस कर सके, बाद में मौका मिले तो फेस अगर से असिमुलेट भी करवा सकूं। झांग यू सन रह गया, ज्यादा हो गया। फैंग युआन, ली छिंग छिंग वो। झांग यू कहना चाहता था कि ली छिंग छिंग ब्रांच की सबसे खूबसूरत लड़की है, स्कोर और लुक्स दोनों में टॉप, बहुत सारे मेल कलीग्स के दिल की धड़कन है। और मुझे देखो, इतना अच्छा मौका मिलने पर भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, बल्कि झांग यू से पैसों की मोल भाव कर रहा हूँ। आसपास खड़े मेल कलीग्स की जलन भरी नजरें साफ दिख रही थी। मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं बचे, सच में गरीब हूं यार। भाई यू, मैंने बिना झिझक कहा। 500। झांग यू ने हिचकिचाते हुए पूछा। मेरा फायदा उठाने का अंदाज देखकर उसे हंसी आ रही थी और गुस्सा भी। अरे वाह, ये तो खुद को बिजनेसमैन समझ रहा है। ठीक है, चल दे देता हूँ, तेरे वापस आने का इंतजार करता हूँ। झांगियों ने बेबसी से आ भरकर मेरी शर्त मान ली, पर उसे क्या पता था कि मैं सीधा रिसोर्स कार्ड निकाल लूंगा, जैसे डर हो कहीं झांगियों पलट ना जाए। भाई यू पर भरोसा नहीं है? ऐसा नहीं है, बस रिसोर्स कार्ड रिचार्ज पॉइंट मेडिकल रूम के पास ही है, रास्ते में ही निकल जाएगा, वरना दोबारा फिर आना पड़ेगा, कहीं मेरे बीस्ट को खाना देने में देरी ना हो जाए। हे, झांग यू ठंडी सांस भरकर रह गया। अगर कोई और होता तो झांग यू इतना बर्दाश्त न करता। बस इतना ही। झांग यू ने मेरे रिसोर्स कार्ड में 500 ट्रांसफर किए, तब जाकर मैं ली छिंग छिंग को कंधे पर उठाकर मेडिकल रूम की तरफ चल पड़ा। पर मेरी पीठ देखते हुए झांग यू को तुरंत समझ आया, उसने तो सीधा मेरे रिसोर्स कार्ड में पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब मुझे रिचार्ज पॉइंट जाने की क्या जरूरत। रास्ते भर मेल और फीमेल कलीग्स दोनों ही जलन और हैरानी भरी नजरों से देखते रहे। मेल कलीग्स इसलिए जल रहे थे कि वो मेरी जगह क्यों नहीं है, फीमेल कलीग्स इसलिए कि वो ली छिंग छिंग क्यों नहीं है, और कुछ फीमेल कलीग्स तो इसलिए भी जल रही थीं कि वो मेरी जगह क्यों नहीं है। पल भर में मैं जैसे पूरी पब्लिक का दुश्मन बन गया। प्रेसिडेंट को इस बीच वाली घटना का पता चला, फौरन किसी को कंफर्म करने भेजा। जब पता चला ली छिंग को कोई खास चोट नहीं है, तब जाकर रेटिंग टेस्ट फिर शुरू हुआ। पर ली छिंग बेहोशी में ज्यादा देर नहीं रही, वो तो बस खून दिमाग में चढ़ने की वजह से थोड़ी देर के लिए बेहोश हुई थी। आखिर एलीट एम्प्लॉय और बीस्ट मास्टर थी, फिजिकल फिटनेस इतनी कमजोर नहीं थी। कुछ ही देर में उसे होश आ गया, और जो सपने में भी नहीं सोचा था। आंखें खोलते ही उसने मेरी पीठ की निचली कमर देखी, हिलने की कोशिश की तो पता चला वो कंधे पर उठाई हुई है। कितना शर्मनाक। बाकी कलीग्स की नजरें भी उसी तरफ मुड़ी हुई थीं। ली छिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उफ, उसे लगा था वो रेटिंग टेस्ट में सबको हैरान कर देगी, सब उसकी तारीफ करेंगे, वाहवाही होगी। पर ये पूरा टेस्ट तो मेरे नाम हो गया, वो तो बस बेइज्जत होकर रह गई। बर्बाद बर्बाद। ली छिंग को लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई हो। उसने आंखें कसकर बंद कर ली, मन ही मन दुआ करने लगी, जल्दी से फ्लेम एरिना से निकल जाए। मुझे तो ली छिंग के होश में आने का पता ही नहीं चला। मुझे बाकियों की नजरों की भी परवाह नहीं थी, बस किसी को उठाकर 500 कमा लिए, अच्छा सौदा था। मुझे नीचे उतार, जैसे ही मैं ली छिंग को लेकर ऑफिस बिल्डिंग में घुसा, वो अचानक हिलने डुलने लगी। मैंने भी हाथ छोड़ दिया। ली छिंग कुछ कदम लड़खड़ाकर समझी। फैंग युआन, उसने गुलाबी मुट्ठियां भींचकर गुस्से से मुझे घूरा। ठीक हो गई? मैंने ली छिंग को ऊपर से नीचे तक देखते हुए हाथ आगे बढ़ाया। ली छिंग हैरान रह गई। इसका क्या मतलब है? पैसे दे। फ्लेम एरिना से यहां तक तुझे पूरा उठाकर लाया, भले अब मेडिकल रूम जाने की जरूरत नहीं, पर मेरी मेहनत का फल तो फ्री में नहीं जाएगा। शायद कोई और मेल एम्प्लॉय ली छिंग से दो बात कर ले तो सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर शो ऑफ करेगा, पर मैं ऐसा नहीं हूं। भले ली छिंग खूबसूरत हो, फिर भी बिजनेस तो बिजनेस है। तो पैसों का गुलाम है क्या? ली छिंग ने ठंडी सांस भरी। उसे लगा इस दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है। ये मत सोचना कि इस बार टेस्ट में फर्स्ट आकर तो मुझसे बेहतर बन गया। मैं बता दूं, मेरा पेट तो, हाँ, मैंने तो सीरियस ही नहीं खेला था। ये चिंगचिंग ने हाथ बांधकर जोर देकर कहा, पर मुझे ये बात हारने वाले का बहाना ही लगी। अगर सीरियस होती तो मेरी एलियन क्वीन तो इस रेटिंग टेस्ट में उतरी भी नहीं। पहले जब तू फर्स्ट आती थी और सेकंड वाले कहते थे मैं सीरियस नहीं था, तब क्या तुझे नहीं लगता वो बात हास्यास्पद थी? मैंने ठंडे लहजे में कहा। हिम्मत है तो सीधा साफ फर्स्ट वापस जीत कर दिखा। 1000। थैंक यू। ली छिंचिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। ये पहली बार था जब उसे मुझ जैसे बेतुके इंसान का सामना करना पड़ा। चाहे बेसिक टेस्ट हो या प्री सिलेक्शन, वो हमेशा सबका ध्यान खींचती आई थी। हमेशा मेल स्टूडेंट्स उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते थे, और मैं बस उसे मेडिकल रूम तक उठाकर लाया और सीधा 1000 मांगने लगा। भले ये पैसे उसके लिए कुछ भी नहीं थे, पर दिल में गुस्सा तो आया ही। फैंग युआन, तू देखते जा। गुस्से में ली छिंगछिंग ने मेरे रिसोर्स कार्ड में 1000 ट्रांसफर किए, फिर बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। ये छोटी लड़की, उसकी जाती हुई पीठ देखते हुए मैं मन ही मन मजाक करने लगा। अगर वो सीधा चली भी जाती तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, पर सच में उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए। यही है सबसे स्ट्रॉन्ग प्री सिलेक्शन एलीट की ताकत। हाथ में आए 1500 रुपए देखकर मुझे अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी। अब एक हफ्ते के फूड का खर्चा निकल आया। बाकी सब काफी आसान था। जब मैं वापस फ्लेम एरिना लौटा, तब तक सेकंड और थर्ड ब्रांच के सारे कलीग्स का रेटिंग टेस्ट खत्म हो चुका था। मैंने बाकी डिपार्टमेंट्स के पेट भी ध्यान से देखे, जो भी अच्छे लगे उन्हें नोट किया। सोचा बाद में मौका मिले तो फेस आगर से असिमुलेट करवा दूंगा। पूरा दिन बीत गया,
तब जाकर सारे ट्रेनी नए लोगों का रेटिंग टेस्ट खत्म हुआ। भले पूरे मेंबर्स का स्कोर अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं हुआ था, पर फर्स्ट कौन है ये सबको पहले से पता था। खत्म होने से पहले ब्रांच प्रेसिडेंट ने खास तौर पर मेरी तारीफ की, मुझे बाकी नए लोगों के लिए मिसाल बना दिया, कहा सब मुझसे सीखें। साथ ही प्रेसिडेंट ने सबको हौसला भी दिया, फाइनल टेस्ट तक अभी बहुत टाइम है, अभी पीछे हो तो निराश मत हो, मेहनत से पेट की ताकत बढ़ाओ, जल्दी घर जाकर आराम करो, कल से कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू होगी। जाने से पहले झांग यू ने खासतौर पर मुझे रोका, भले इस बार तूने कमाल का स्कोर बनाया, पर 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है, जमीन पर पैर रखकर चलोगे तभी सबसे ऊपर पहुंचोगे। समझ गया भाई यू, अगर कोई नॉर्मल ट्रेनी होता तो शायद इतने अच्छे स्कोर से घमंड में आ जाता, या फिर ली छिंगछिंग की तरह हार बर्दाश्त न कर पाता। पर मैं तो पहले से ही एक एडल्ट हूँ, मेरा माइंडसेट ऑक्टोपस से भी ज़्यादा स्टेबल है। झांग यू से विदा लेकर मैं अपने एम्प्लॉय डॉर्मेट्री लौट आया। पहले पेड स्पेस में जाकर वो कमाए हुए 1500 रुपये फूड में बदले, फिर आराम से सो गया। जब आँख खुली तब तक अगली सुबह हो चुकी थी। मैंने अंगड़ाई लेकर हल्का फ्रेश होकर सीधा बेस की तरफ निकल पड़ा। पहला हफ्ता ज़्यादातर थ्योरी स्टडी में गया। पिछले जन्म में भी मैं इस काम में एक्सपर्ट था, बस मटेरियल पढ़कर ही अच्छे आंसर दे देता था। इस थ्योरी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। रेटिंग टेस्ट के बाद ही असली शुरुआत होनी थी। कॉम्बैट ट्रेनिंग तो अब ज़्यादातर टाइम लेने वाली थी, कम से कम एक दिन में 3 कॉम्बैट सेशन तो होते ही। नाम बदलकर बीस्ट कीपिंग गेस्ट रख देना चाहिए। मैंने फ़ोन निकालकर सुपरवाइजर झांग यू का डिपार्टमेंट ग्रुप में भेजा शेड्यूल देखा, हंसी आ गई। सुबह 2 कॉम्बैट सेशन, शाम को 2 कॉम्बैट सेशन। सच में ये पूरी दुनिया बीस्ट कीपिंग वाली है। पर तभी स्टडी रूम की तरफ जाते हुए झांग यू हांफते हुए दौड़ते आए। आखिरकार मिल गया तुझे। मुझे अकेला देखकर झांग यू ने राहत की सांस ली। क्या हुआ भाई यू? मैंने झांग यू को गौर से देखा। उसका चेहरा फेसगर के बारे में पहली बार सुनने से भी ज्यादा गंभीर लग रहा था। क्या सिक्स्थ ब्रांच के सुपरवाइजर ली गुओशेंग ने सच में? तू फिक्र मत कर, सेकंड ब्रांच में ही अच्छा हूँ, सिक्स्थ ब्रांच जाने का कोई इरादा नहीं है, मैंने आराम से कहा। पहली बात, झांग यू से मेरे रिश्ते अच्छे हैं। दूसरी बात, झांग यू भी अपने लोगों का साथ देने वाला सुपरवाइजर है, ट्रांसफर की कोई जरूरत नहीं। ये सुनते ही झांग यू खुश हो गया। ये ट्रांसफर की बात नहीं है, छोटी सी सिक्स्थ ब्रांच में इतनी औकात नहीं कि मुझसे किसी को छीन ले। ये सुपरवाइजरी कमेटी की बात है, कहते हुए झांग यू मुझे सीढ़ियों के कोने में ले गया, जिससे डर हो कोई देख न ले। सुपरवाइजरी कमेटी? मैंने सिर तिरछा किया। जैसा नाम से समझ आ रहा है, ये ब्रांच की अपनी बनाई हुई मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ऊपर के लोगों ने पहले इसे इसलिए बनाया था ताकि नीचे के लोगों को रेगुलेट किया जा सके, पर कमेटी में आते ही लोग खुद को सबसे ऊपर समझने लगते हैं, हमेशा घमंड में रहते हैं। मेरी पूरी करियर में सबसे नापसंद यही मॉनिटरिंग वाले लोग होते थे। झांग यू का चेहरा देखकर मुझे भी मजाक सूझा। लगता है किसी भी दुनिया में ये जांच करने वाली संस्थाएं पसंद नहीं की जाती। झांग यू ने सिर हिलाया। बेस आते वक्त ध्यान नहीं दिया क्या? एआई की तरक्की से बड़ा डेटा भी आसानी से प्रोसेस होता है। बस एक रात में ही ब्रांच ने न्यू एम्प्लॉय रेटिंग टेस्ट का पूरा रिजल्ट तैयार कर दिया। 3 मिनट में टेस्ट क्लियर करके तो बिना शक इस बार का फर्स्ट है। ली छिंगछिंग सेकंड, झांग शुरेन थर्ड, सिक्स्थ ब्रांच का चेन फैन। ज्वाइनिंग के पहले दिन बीस्ट हारने के बावजूद उसने जल्दी ही एक नया बीस्ट पाल लिया और इस रेटिंग टेस्ट में सिक्स्थ पोजीशन जैसा शानदार स्कोर लाया। टॉप 100 नए लोगों के नाम ऊपर वालों ने बैनर पर लगाकर बेस के अलग अलग एरिया में डिस्प्ले किए हैं। ये तो मुझे पता नहीं चला, मैंने बिना सोचे कहा। रास्ते में बैनर तो नोटिस किया था, पर उस पर लिखी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बिना देखे ही आगे निकल गया। पर अब समझ आया ऑक्टोपस की फिक्र क्यों थी। पेड़ बड़ा हो तो हवा भी ज्यादा लगती है। मेरा एलियन ट्राइसेराटॉप्स न सिर्फ इस बार फर्स्ट आया, शायद पुराने सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ चुका है। मुझ जैसे शानदार एम्प्लॉय पर सुपरवाइजरी कमेटी की नजर पड़े तो हैरानी की बात नहीं। फिक्र की कोई बात नहीं, सुपरवाइजरी कमेटी हेड बनने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, मैं कहा। झांग यू को लगा शायद मुझे डर है कि मैं मैनेजमेंट पावर में फंसकर पेड ट्रेनिंग से भटक जाऊंगा। इस बात पर मैं खुद पूरी तरह क्लियर हूँ। सुपरवाइजरी हेड भी अंदर खाने अच्छी पावर रखता है। सुनने में तो बड़ा लगता है, पर असली कोर सर्कल में कोई तुझे नहीं पूछेगा अगर तू कभी सुपरवाइजरी कमेटी में नहीं आया। बात इतनी सिंपल नहीं है जितना तू सोचता है। झांग यू ने गंभीरता से मुझे देखा। अगर सुपरवाइजरी कमेटी सिर्फ मुझे अपने साथ जोड़ना चाहती है तो सुपरवाइजर होने के नाते मुझे भी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए थी। तू बस इतना कहना कि सोचकर बताएगा। अभी अभी ज्वाइन किया है, कोई भी बड़ा फैसला घरवालों से पूछ कर लेना चाहिए। झांग यू ने गंभीरता से कहा। कॉन्ट्रैक्ट? क्या सुपरवाइजरी कमेटी नीचे के स्टाफ के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है? मैंने भौएं उठाई, ऐसी कोई बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। भले मेरी पुरानी दुनिया में भी मॉनिटरिंग कमेटी जैसी संस्थाएं थीं, पर वो ज्यादातर रिस्क कंट्रोल का काम करती थी। कभी नहीं सुना कि कोई सुपरवाइजरी कमेटी अच्छे परफॉर्मेंस वाले एम्प्लॉय से कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। लगता है इस दुनिया की सुपरवाइजरी कमेटी मेरी सोच वाले मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट से काफी अलग है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा? मुझे भी उत्सुकता हो गई, पर झांग यू ने सिर हिला दिया। अभी डिटेल में बताना ठीक नहीं होगा, और ये सिर्फ मेरा अंदाजा है। सुपरवाइजरी कमेटी की कोई और भी प्लानिंग हो सकती है। कुल मिलाकर अगर वो तुझसे मौखिक रूप से कोई रिसोर्स ऑफर करें तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर कोई लिखित एग्रीमेंट जैसी चीज हो तो अभी साइन मत करना। इतना कहकर झांग यू ने मुझे स्टडी रूम की तरफ भेज दिया, खुद वहां से चला गया। लगता है सुपरवाइजरी कमेटी की ताकत काफी बड़ी है। मैं कोई असली फ्रेशर तो हूं नहीं, इस दुनिया में आने से पहले ही ऐसी जांच पड़ताल की बातें समझता था।
मुझे साफ दिख रहा था झांग यू सुपरवाइजरी कमेटी से काफ़ी डरा हुआ है। शायद उसे डर है कि मैं कुछ गलत बोलकर उसे फंसा दूं, वरना पहेलियों में बात क्यों करता। इसका मतलब सुपरवाइजरी कमेटी की ताकत बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि सुपरवाइजर के डायरेक्ट फायदों को भी प्रभावित कर सकती है। पर दूसरे नज़रिए से देखें तो ऑक्टोपस चाहता तो कुछ ना बताता। जब मैं सुपरवाइजरी कमेटी से मिलकर उसके पास जाता तब सलाह दे देता, फिर भी देर नहीं होती। पर उसने ऐसा नहीं किया, इसीलिए साफ है वो सच में मेरे भले के बारे में सोचता है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी सोचकर कुछ नहीं निकलता, जो भी सामने आएगा देख लूंगा। भले मुझे नहीं पता सुपरवाइजरी कमेटी मुझसे क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है, पर मुझे कोई डर नहीं। पहली बात, ये दुनिया भी कानून व्यवस्था वाली है। मेरा एलियन कोई नरम टारगेट नहीं जिसे कोई भी दबा दे। अगर सुपरवाइजरी कमेटी ने कुछ गलत किया तो बड़ी बात नहीं, गुस्सा आया तो पूरा डिपार्टमेंट खून से रंग दूंगा। यही सोचकर मैंने मन शांत किया, फिर डिपार्टमेंट की तरफ चल पड़ा। बताते चलें, ज्वाइनिंग के पहले दिन चेन फैन को हराने के बाद ही मैं सेंसेशन बन चुका था और अब पूरे ही चेन फर्स्ट ब्रांच में हलचल मच गई थी। जैसे ही मैंने स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा, वहां तुरंत हलचल मच गई। कई फीमेल कलीग्स दौड़कर मुझसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने आ गई। यहाँ तक कि जब मैं डिपार्टमेंट ग्रुप में जुड़ा तो अनगिनत कलीग्स ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। कुछ सेकंड में दोबारा भेज देते जैसे बम बरसा रहे हों। आखिर मुझे ग्रुप से फ्रेंड ऐड करने का ऑप्शन ही बंद करना पड़ा। इन सबको उमड़ते देख मुझे ठंडी सांस आ गई। अब समझ आया क्यों बड़े लोग बाहर निकलते वक्त धूप का चश्मा और मास्क लगाते हैं। ये पागलपन तो कमाल का है। पर सब लोग मेरी तरफ नहीं दौड़े थे। मैंने चारों तरफ देखा तो पाया अली छिंग छिंग मीटिंग रूम की पहली लाइन खिड़की के पास बैठी थी। फिर जैसे गुस्से में सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। बस करो अब, मैंने कलीग्स के इस बर्ताव पर डांटा, फिर अपनी सीट पर जा बैठा। पर बैठते ही बगल वाले कलीग ने उत्साह से पूछा, फैंग युआन, तूने ये कैसे किया? तो सच में, भले मैं एक हफ्ते से थ्योरी स्टडी कर रहा था, पर मेरा ध्यान हमेशा पेट पर ही रहता। मीटिंग में भी बस एलियन क्वीन की बातें सोचता रहता। बगल के लोगों से कोई खास बातचीत नहीं हुई। तेरा नाम? मैंने पूछा। शी चांगहोंग। शी चांगहोंग एक पल के लिए हैरान रह गया, पर सोचकर उसे भी याद आया कि हमारा आपस में ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था। इस बार रेटिंग टेस्ट में मेरी रैंक 28 है। ये भी काफी अच्छा स्कोर है ना? कोई और होता तो शी चांगहोंग बड़े गर्व से कहता, मैं हे चेंग फर्स्ट ब्रांच के टॉप 30 में से एक हूँ, को रेटिंग में डायरेक्ट कैंडिडेट हूँ। पर मेरे इस फर्स्ट रैंक के सामने बोलते बोलते उसकी सांसें फूलने लगी। कहते ही उसे थोड़ा पछतावा भी हुआ। वो खुद अपना रैंक क्यों बता रहा है फैंग युआन के सामने? हे, रेटिंग टेस्ट की बात छोड़ो। शी चांगहोंग ने बात बदली, जैसे कोई मौका ढूंढ लिया हो। आंखों में चमक आ गई। मेरा भाई भी इसी ब्रांच में है। अगर तुझे कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है। भाई, इस बार मैं इसी मौके का फायदा उठाता हूँ। मुझे तुरंत दिलचस्पी आ गई। मैं तो वैसे भी किसी से सुपरवाइजरी कमेटी के बारे में पता करना चाहता था। तो सुपरवाइजरी कमेटी के बारे में पता है? सुपरवाइजरी कमेटी? शी चांगहोंग को यकीन नहीं हुआ कि मैं सच में उससे ये अंदरूनी बात पूछूंगा। वो खुद भी बस एक नया ट्रेनी था। अगर मैंने न पूछा होता तो शायद उसका सुपरवाइजरी कमेटी पर कभी ध्यान भी न जाता। मुझे नहीं पता। फिर बोला, पर कोई बात नहीं, मैं भाई से पूछकर बता सकता हूँ, उसे शायद पता हो। कहते कहते शी चांग होंग फोन निकालने लगा मेरे लिए पूछने। पर तभी सेकंड ब्रांच के दरवाजे से एक गूंजती आवाज आई, फैंग युआन कलीग यहाँ है। यह आवाज न सिर्फ तेज थी बल्कि उसमें घमंड भी झलक रहा था। मैं और शी चांगहोंग दोनों तेजी से दरवाजे की तरफ देखने लगे। वहां करीब 2 मीटर लंबा एक शख्स खड़ा था। मसल्स भी बेहद ज्यादा, सिक्योरिटी टीम के हेड जैसा लुक। उसके शरीर से निकल रहा प्रेशर पूरे कमरे को पल भर में शांत कर गया। क्या ये कोई रियल कॉम्बैट मेंटर है? कई कलीग्स मन ही मन सोचने लगे, आखिर आज ही कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू हुई थी। उन्होंने अभी तक किसी मेंटर को देखा नहीं था। क्या बात है? मैं अपनी सीट से उठकर बोला, फैंग युआन कलीग, नमस्ते। मैं फाइनल लेवल थर्ड ब्रांच का वॉन्ग बिंग हूँ, सुपरवाइजरी कमेटी से हूँ। हमारे डायरेक्टर ने मुझे आपको बुलाने भेजा है। वॉन्ग बिंग की आवाज में कमी नहीं आई। ये सुनते ही भीड़ में तुरंत हलचल मच गई। क्या बात है? ये रियल कॉम्बैट मेंटर नहीं, फाइनल लेवल एम्प्लॉय है। इसने अभी कहा फाइनल स्टेज एम्प्लॉय। हाइट भी लगभग 2 मीटर है। ये फैंग युआन से क्या चाहता है? किसी ने सोचा नहीं था आने वाला बंदा खुद भी रेटेड एम्प्लॉय होगा, और उनसे बस थोड़ा ही ऊंचा। डायरेक्टर क्या? मैंने वॉन्ग बिंग को ऊपर से नीचे देखा। मैं सुपरवाइजरी कमेटी के रिसोर्स प्लानिंग डिवीजन से हूँ। असल में क्या बात है ये मैं ठीक से नहीं बता सकता। बोलते हुए वॉन्ग बिंग ने खासतौर पर व्हाइट बोर्ड पर लगे शेड्यूल पर नजर डाली। थ्योरी स्टडी में कुछ सेशन मिस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेंटर को हम खुद बता देंगे। ये तुम्हारा अर्ली लीव नहीं गिना जाएगा। ये सुनते ही मुझे कुछ समझ आया। वांग बिन के शब्दों का चुनाव बहुत सोचा समझा था। ये समझाना नहीं, बताना बोल रहा था। आमतौर पर ऊपर वाले नीचे वालों को बताते हैं, इसीलिए सुपरवाइजर झांग यू भी सुपरवाइजरी कमेटी से डरता है। रास्ता दिखाओ। हालांकि मैं वांग बिंग की आभा से डरा बिल्कुल नहीं। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और वांग बिंग से रास्ता दिखाने को कहा। शी चांगहोंग तमाशा देखने के लिए आगे आना चाहता था, पर वांग बिंग की डरावनी नजरों को देखकर उसकी गर्दन सिकुड़ गई। पूरा सेकंड ब्रांच पल भर में सन्नाटे में डूब गया, जैसे कोई हाई लेवल इंस्पेक्टर आया हो जो किसी और से बात करने आया हो और बाकी सब डरकर चुप हो गए हों। सिर्फ ली छिंगछिंग ने वांग बिंग को गुस्से से घूरा, बिल्कुल परवाह नहीं की। मेरे साथ आओ। वांग बिंग ने पलटकर मुझे कॉरिडोर से होते हुए बेस के फ्लेम एरिना में ले गया। ये सब देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मुझे लगा था सुपरवाइजरी कमेटी की मीटिंग किसी मीटिंग रूम या ऑफिस में होगी, पर यहाँ तो फ्लेम एरिना है।
चूंकि अभी काम का टाइम शुरू हो रहा था, फ्लेम एरिना में ज्यादा लोग नहीं थे। पूर्व डायरेक्टर वॉन्ग बिंग मुझे सीधा एक छायादार जगह ले गया, जहां वो पूर्व डायरेक्टर कहलाने वाला शख्स कुर्सी पर बैठा था। पीछे कुछ सुपरवाइजरी कमेटी के लोग खड़े थे। तो यह फैंग युआन काफी होशियार लग रहा है। अपना परिचय दूं? मेरा नाम चियान फेंग है, सुपरवाइजरी कमेटी के रिसोर्स प्लानिंग डिवीजन का डायरेक्टर। सिर्फ 3 मिनट में रेटिंग टेस्ट क्लियर करना वाकई कमाल का स्कोर है। क्या तुझे हमारे साथ जुड़ने में दिलचस्पी है? चियान फेंग ने सीधा ऑफर दिया, पर खड़ा होने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इसके बजाय उसके पास खड़े लोग मुझे घेरने लगे। इन सब की हाइट भी वांग बिंग जितनी, करीब 2 मीटर की थी। बड़े बड़े मसल्स से निकलती, जैसे मुझे जाने ही नहीं देंगे अगर मुझे दिलचस्पी ना हो तो। पर मैं भला इन सबकी आभा से क्यों डरूं? मैंने छियान फिंग को गौर से देखते हुए वांग बिंग और बाकियों को कोई भाव नहीं दिया। छियान फिंग एक पल हैरान रह गया। उसने सोचा नहीं था मैं सीधा मना कर दूंगा। आमतौर पर बहुत से हाई मिड लेवल पुराने एम्प्लॉय सुपरवाइजरी कमेटी में जुड़ने के इच्छुक रहते हैं। इंस्पेक्शन ऑफिस में उनके ढेरों एप्लीकेशन पड़े रहते हैं, जिन्हें वो देखता भी नहीं। और सोचकर उसे समझ आया, जो लोग खुद जुड़ना चाहते हैं वो ज्यादातर पैसे के पीछे भागते हैं। जबकि मैंने रेटिंग टेस्ट में फर्स्ट आकर बहुत रेयर बीस्ट पाला है। अगर घमंडी नहीं होता तो कोर पोटेंशियल स्टॉक कैसे कहलाता? हमारा प्लानिंग डिवीजन आपसी मदद के सिद्धांत पर चलता है। ठीक है, सीधा बोलता हूँ, पेट में सिर्फ टैलेंट नहीं, बैकग्राउंड में मिलने वाले रिसोर्स भी मायने रखते हैं। अगर रिसोर्स की मदद पर्याप्त न मिले तो शुरुआती दौर में शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, पर जैसे ही फाइनल स्टेज पर पहुंचोगे, गहरी बैकग्राउंड वाले कलीग्स आसानी से पीछे छोड़ देंगे। हमारी सुपरवाइजरी कमेटी ने बहुत सारे जीनियस लोगों को ऐसे ही गिरते देखा है, ताकि ऐसी ट्रेजेडी दोबारा ना हो। इसीलिए हम इन जीनियस लोगों को रिसोर्स सपोर्ट देते हैं। छियान फेंग थोड़ा रुका, आवाज में मजाकिया अंदाज लाते हुए, तू तो बस एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, शायद होम लोन कार लोन का भी बोझ होगा। ये सुनकर मैंने अनजाने में भौएं उठाई। भले ऑक्टोपस के रवैये और वॉन्ग बिंग के बर्ताव से मुझे अंदाजा था कि सुपरवाइजरी कमेटी की ताकत बहुत बड़ी है, पर सिर्फ एक दिन में मेरे घर की आर्थिक हालत तक पता कर लेना, ये चौंकाने वाला था। ये तो इंटरनल ऑडिट है या कॉर्पोरेट स्पाइन? खासकर छियान फेंग के लहजे में थोड़ी धमकी भी झलक रही थी, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो कीमत क्या है? मैंने गंभीरता बनाए रखी। मुझे यकीन नहीं कि इस दुनिया में कहीं भी फ्री लंच मिलती है। शायद दूसरों की नज़र में ये छियान फेंग बहुत ऊंचे पद वाला रिसोर्स प्लानिंग डायरेक्टर है, इसकी नज़र में आना खुशी की बात होनी चाहिए। पर मेरी नज़र में ये बस पावर का फायदा उठाने वाला घाघ इंसान लग रहा था। खासकर उसकी सुपीरियरिटी उसके चेहरे पर साफ लिखी थी। तू भले नए लोगों में सबसे बेस्ट है, फिर भी अभी उस पोजीशन पर नहीं जहां मुझसे इस तरह बात कर सके। कीमत जैसी बात करना कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक है। चियान फेंग हंसा। हम सब हे चिंग फर्स्ट ब्रांच के टॉप स्टूडेंट हैं, आगे टॉप कंसोर्टियम में जगह पाने वाले हैं, बेशक। कहते हुए चियान फेंग ने उंगलियां चटकाई। वांग बिंग के बगल में खड़े शख्स ने ब्रीफकेस से एक फाइल निकाली। सिर्फ मौखिक वादे तो बेमानी लगते हैं। अगर फैंग जुआन कलीग हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करना चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इंटरनल आर्बिट्रेशन से सुलझा लेंगे। चियान फेंग ने इशारा किया। फाइल मेरे सामने आ गई। फैंग युआन कलीग, पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, कोई हर्ज नहीं है ना? देख लेता हूँ। मैंने फाइल हाथ में ले ली। आखिर मैं एक मैच्योर वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, कोई कानूनी अनाड़ी नहीं। किसी मैनेजमेंट के चमचे से इतनी आसानी से बहका नहीं सकता। यही सोचकर मैंने छियान फेंग की लाइव फाइल पढ़नी शुरू की। पर मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था इसमें जगह जगह जाल होंगे, जैसे कुछ बदमाश यूनियन लंबे कॉन्ट्रैक्ट में साइनिंग वाले को फंसाने के लिए किसी छोटी जगह में चुपके से लाइन जोड़ देते हैं, जैसे इस पेट पर फाइनल कंट्रोल राइट पूरी तरह हमारे पास रहेगा, अवधि 50 साल। कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट ठीक से न पढ़कर ऐसे धोखे में आ जाते हैं। पर मुझे कोई ऐसा किंग साइज शर्त नहीं दिखी, बल्कि ऊपर लिखी शर्तें काफ़ी आकर्षक लगी, जैसे रिसोर्स कोटा देना, पेट की फूड प्रॉब्लम और पेट स्पेस कार्ड एक्सपेंशन सुलझाना, पहले 3 साल का करियर प्लान बनाना, कुछ ब्रांच कंपटीशन में स्पेशल सीनियर सुपरवाइजर से 1-to-1 गाइडेंस भी। लगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने शर्तें देखी। कॉन्ट्रैक्ट का हर पॉइंट बहुत फायदेमंद लग रहा था। क्या ये सुपरवाइजरी कमेटी सच में चैरिटी करती है? पर तभी सोचते सोचते दूसरे आखिरी पेज पर लिखी एक शर्त ने मेरा ध्यान खींचा। इस एम्प्लॉय का कोर इंस्टीट्यूशन फर्स्ट चॉइस एप्लीकेशन सुपरवाइजरी कमेटी संभालेगी। कोर इंस्टीट्यूशन का फर्स्ट चॉइस, इस शर्त के अलावा बाकी सब कुछ ठीक लग रहा था। मुझे याद है, इंटरनल अलोकेशन के लिए 3 चॉइसेस भरी जा सकती हैं। अगर फर्स्ट चॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो सेकंड थर्ड चॉइस सही हो तो भी अच्छे बेनिफिट्स वाले कोर कंसोर्टियम में जगह मिल सकती है। अगर सुपरवाइजरी कमेटी सभी चॉइसेस अपने कंट्रोल में लेना चाहती तो मैं बिल्कुल राजी ना होता। पर अगर सिर्फ फर्स्ट चॉइस है तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं लगती। या शायद इस दुनिया के फैक्शन सिलेक्शन में कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता। अगर झांग यू ने पहले चेतावनी न दी होती कि सुपरवाइजरी कमेटी से कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करना, तो शायद मैं सच में साइन कर देता। मैंने मनी मन सोचा, अगर झांग यू ने पहले चेतावनी न दी होती और छियान फेंग का रवैया थोड़ा और अच्छा होता, तो शायद ये लोग सच में मुझे फंसा लेते। भले मेरा मन थोड़ा डोला, फिर भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट वापस फेंक दिया। कॉन्ट्रैक्ट सच में अच्छा है। अगर कोई नॉर्मल नया एम्प्लॉय होता तो शायद मन करने की कोई वजह न होती। पर बदकिस्मती से मेरे लिए तुम लोगों की दी कीमत बहुत कम है। मैंने चॉइस फिलिंग के मुद्दे की बात नहीं की, बल्कि कीमत कम बताकर कॉन्ट्रैक्ट वापस फेंक दिया। फिर सीधा पलटकर मीटिंग में वापस जाने लगा। सोचा मौका मिले
तो झांग यू से पूछूंगा या फिर झांग पानपन से। चाहे सुपरवाइजरी कमेटी कितनी भी पावरफुल हो, शायद रियल कॉम्बैट मेंटर से टकराव तो नहीं कर सकती। आखिर रियल कॉम्बैट मेंटर की पोजीशन इस ब्रांच में टीचिंग स्टाफ में सबसे ऊंची है। पर मुझे कहाँ पता था, कुछ ही कदम चलते ही वॉन्ग बिंग और एक और इंस्पेक्टर ने मुझे रोक लिया। क्या बात है? मैं पलट कर देखा। चियान फेंग को एक नज़र दी, समझ गया वो ज़बरदस्ती करने पर उतर आया है। इसी पर मुझे कुछ समझ आया, यही वजह थी वॉन्ग बिंग मुझे फ्लेम एरिना ले आया। ऑफिस बिल्डिंग के हर एरिया में कैमरे लगे हैं, खासकर मीटिंग रूम, ऑपरेशन रूम। ऑफिस में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं, पर फ्लेम एरिना अलग है। अगर सच में हाथापाई हो जाए तो साथ ही सुपरवाइजरी कमेटी की पावर मिलाकर मुझे सच में नुकसान हो सकता था। बेशक ये सिर्फ थ्योरी थी, भले मेरी बॉडी वॉर्म बिंग जैसे इन लोगों से मैच नहीं करती, पर मेरे पास एलियन तो है। गलतफहमी मत पालो फैंग युआन कलीग। छियान फैंग ने मुस्कुराते हुए मजाक उड़ाया। हमारी सुपरवाइजरी कमेटी इतनी घटिया नहीं। चूंकि तुझे कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं लगा, मैं वापस जाकर ऊपर रिपोर्ट कर दूंगा। बस मामिंग कलीग ने तेरी रेटिंग टेस्ट की रिकॉर्डिंग देखी है, वो तुझसे इस गोल्ड मेडल न्यू एम्प्लॉय से टेस्ट करना चाहता है। छियान फेंग की बात खत्म होते ही वॉन्ग बिंग वगैरह पीछे हट गए, मुझे और मामिंग को पर्याप्त जगह दे दी। मुझे थोड़ी हंसी आई। छियान फेंग की धमकी वाली शुरुआत तो बिल्कुल गुंडागर्दी वाली ही थी, पर मुझे मना करने की कोई वजह नजर नहीं आई। पहली बात, ये सुपरवाइजरी कमेटी वाले फाइनल स्टेज के पुराने लोग हैं, पेड ट्रेनिंग का टाइम भी ज़्यादा है। नए ट्रेनी के पेड के मुकाबले कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे। दूसरी बात, अगर सुपरवाइजरी कमेटी में आकर छियान फेंग ने उसे लड़ाकू बनाकर भेजा है, तो पक्का उसका पेड भी स्ट्रांग होगा। अच्छा मौका है मेरे एलियन के जीन असिमुलेशन के लिए। मामिंग कलीग, है ना? मैं तेरा सीनियर हूँ। मामिंग ठंडे लहजे में बोला। अपने शब्द ठीक करो। तुम्हारे पुराने सुपरवाइजर ने वर्कप्लेस मैनर्स नहीं सिखाए क्या? हाँ हाँ हाँ। मुझे ठंडी हंसी आ गई। मुझसे कुछ साल पहले ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं। पेट के बीच में भी फर्क होता है। अगर अपना सालों से पाला हुआ पेट खोना नहीं चाहते तो ये ख्याल छोड़ ही दो। मैंने पीछे हटते हुए माँ मिंग को ऐसा अचकाना काम ना करने की सलाह दी। हाँ हाँ हाँ। माँ मिंग भी ठंडा हंसा, जेब से पेट स्पेस कार्ड निकाल लिया। मैंने भी कुछ ज्यादा नहीं कहा, अपना पेट स्पेस कार्ड निकाल लिया। चियान फेंग के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मन ही मन और खुश हो गया। भले मैं इस बैच के नए लोगों में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, सबसे रेयर फैंटम स्पीशीज पेट भी रखता हूँ, पर मामिंग एक पुराना अनुभवी खिलाड़ी है। फाइनल एग्जाम से ही अपने पेट को निखारता आया है। उसका जमा किया हुआ कॉम्बैट एक्सपीरियंस मेरे जैसे नए एम्प्लॉय के मुकाबले का नहीं। सबसे बड़ी बात, सुपरवाइजरी कमेटी के हमारे रिसोर्स, साथ में पावरफुल इक्विपमेंट भी लगाया है। भले वो नॉर्मल स्पीशीज है, पर ताकत मेरे एलियन के मुकाबले नहीं दिखती। चियान फेंग मनी मन सोच रहा था। उसकी नज़र में मैं एक जीनियस हूँ। अगर मुझे पर्याप्त टाइम मिल जाए तो न सिर्फ मामिंग, बल्कि खुद उसे भी मैं जल्दी पीछे छोड़ दूंगा। पर ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ टिकने के लिए पावर और बैकग्राउंड चाहिए। पैसे के आगे जीनियस भी बस एक टूल है। उसे यकीन था इस फाइट में फैंग युआन जरूर हारेगा। इतना ही नहीं, उसे लगा जैसे ही फैंग युआन को समझ आएगा कि मा मिंग और उसके बीच कितना बड़ा फर्क है, फैंग युआन को खुद समझ आएगा कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, तो फैंग युआन खुद उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की गुहार लगाएगा। यही सोचकर छियान फेंग ठंडी हंसी हंसने लगा। हे चेंग, फर्स्ट ब्रांच में जीनियस की कोई कमी नहीं, और उनकी सुपरवाइजरी कमेटी को ऐसे जीनियस को सबक सिखाना पसंद है। कोई भी सुपरवाइजरी कमेटी को मना नहीं कर सकता। अगर कोई करे तो उसे इतना दबाया जाता है कि वो खुद मान जाए। इस वक्त मुझे छियान फेंग के मन में चल रहे विचारों की कोई खबर नहीं थी। मैंने पेट स्पेस कार्ड निकाला, माँ मिंग को फ्रेंड ऐड करके कनेक्ट करने ही वाला था कि इतनी झंझट की क्या ज़रूरत। माँ मिंग ने मेरे उलट सिर हिलाकर मना कर दिया। यहीं सीधे कर लेते हैं। वैसे भी फ्लेम एरिना में ज़्यादा लोग नहीं हैं। चेन फैन से फाइट हो या रेटिंग टेस्ट, मैंने हमेशा अलग स्पेस में जाकर ही किया था। मुझे नहीं पता था पेट रियल वर्ल्ड में भी लड़ सकते हैं। मुझे थोड़ा हैरान देखकर माँ मिंग ने मेरे एक्सप्रेशन को देखकर ताना मारा। अगर डर लगता है तो अभी भी टाइम है पीछे हटने का। ये लाइन तो मेरी होनी चाहिए थी। भले मुझे हैरानी हुई, पर मेरा जोश कम नहीं हुआ। मैंने सीधा टाइप 1 क्वीन नहीं छोड़ी, इसकी बजाय टाइप 1 ट्राइसेराटॉप्स ही चुना। थोड़ा वक्त लेकर मैंने अपना पेट रिलीज किया। इस दुनिया में जो पेट स्पेस के अंदर ही रहना चाहिए था, वो टाइप 1 ट्राइसेराटॉप्स अचानक फ्लेम एरिना में प्रकट हो गया। उसकी विशाल बॉडी वॉन्ग बिंग वगैरह के सामने बहुत बड़ी लग रही थी। उसके मुंह से हल्की पारदर्शी लार टपक रही थी, साथ में फुसफुसाहट भी आ रही थी। वांग बिंग के बगल खड़े कुछ सीनियर मेंबर्स की आंखों में, भले उन्होंने रेटिंग टेस्ट की रिकॉर्डिंग में मेरे एलियन देखा था, पर सामने खड़ा देखकर उन्हें सच में टेंशन महसूस हुई। अगर खुद ना देखते तो शायद यकीन ही ना होता कि ये पेट किसी नए ट्रेनर ने पाला है। ये है गोल्ड मेडल न्यू एम्प्लॉय। माँ मिंग ने कठोर नजरों से एलियन ट्राइसेराटॉप्स को ऊपर से नीचे देखा। पर चियान फेंग ने उसे यहाँ लड़ाकू बनाकर बुलाया था, वो पीछे कैसे हटता? ऊपर से उसका पेट भी काफी स्ट्रांग था। देख फेंग युआन, ये है मेरा माँ मिंग का पेट। कहते ही एक हल्की रोशनी चमकी। गुर्राहट भरी दहाड़ पूरे फ्लेम एरिना में गूंज उठी। साथ में एक हल्की सी रोशनी की चमक भी दिखी। चियान फैंग और उसके साथी होठों पर मुस्कान लाने लगे। भले माँ मिंग का पेट नॉर्मल स्पीशीज ही था, पर गिल्ड रिसोर्सेज की मदद से पूरी तरह इवॉल्व हो चुका था। ऊपर से पावरफुल इक्विपमेंट भी लगा था। ताकत पीक लेवल पर थी, और मेरा पेट अभी हाल ही में पैदा हुआ था। उसे कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी नहीं था।
उनकी नज़र में इस फाइट का पलड़ा पहले से ही मा मिंग की तरफ झुकने लगा था। मुझे छियान फेंग वगैरह की सोच की कोई परवाह नहीं थी। मैंने ध्यान से मा मिंग के पेट को देखा। देखते ही जो मैंने सोचा था, मुझे लगा शायद मा मिंग का पेट कोई मंगोल हाथी जैसा होगा, पर वहां तो एक सीधा खड़ा विशाल भेड़िया था। इतना ही नहीं, उसकी मजबूत और तगड़ी, और उसने एक फटी हुई जीन्स भी पहनी थी। उसके दोनों हाथ इंसानों जैसे थे। अंगूठा भी अलग से मूव कर सकता था, जिससे वो पकड़ने जैसे बारीक काम कर सकता था। उसके नाखून लाल और तेज थे। पीठ पर एक लंबी तलवार लटकी थी। बॉडी साइज मेरे टाइप 1 ट्राइसेराटॉप्स के बराबर ही थी। ऐसा लुक देखकर मुझे अपनी पुरानी दुनिया में देखे एक एनिमेशन ट्री हॉर्स बेबी की याद आ गई। ये तो वेयरवुल्फ गारू है ना? मैं मजाक कर बैठा। वेयरवुल्फ क्या? माँ मिंग की भौहें सिकुड़ गईं। उसे वेयरवुल्फ गारू के बारे में कुछ पता नहीं था। माँ मिंग ने अपने पेट को वुल्फ गॉड नाम दिया था। उसके ऑर्डर पर वो वेयरवुल्फ तेजी से मेरे टाइप 1 ट्राइसेराटॉप्स के पास आया। टाइप 1 ट्राइसेराटॉप्स के रिएक्ट करने से पहले ही वेयरवुल्फ के दाहिने हाथ में पीठ पर लटकी तलवार पकड़ ली। एक ठंडी चमक चमकी। पीली चमकीली तलवार वेयरवुल्फ ने एक हाथ से सिर के ऊपर उठाई, फिर सीधा टाइप 1 ट्राइसेराटॉप्स पर वार कर दिया। फैंग युआन कलीग, भले ही एक फ्रेंडली मैच है, पर हथियार तो हथियार ही होता है, बिना आंखों के। अगर आपके पेट को चोट लग जाए तो उम्मीद है आप बुरा नहीं मानोगे। चियान फेंग ने पीछे से बोलकर मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश की। खासकर नए पाले पेट में अभी लड़ाई की सोच नहीं होती, ऊपर से एक्सपीरियंस भी नहीं होता, इसलिए बीस्ट मास्टर को बार बार कमांड नहीं पड़ती है। हाई लेवल ऑफिसर चियान फेंग को ये बात अच्छे से पता थी, इसीलिए जानबूझकर बात करके मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट सिर हिलाया, उम्मीद जताई कि मामिंग कलीग भी यही समझेगा। पर तभी जब सब सोच रहे थे मामिंग का वेयरवुल्फ आसानी से टाइप 1 ट्राइसेराटॉप्स का सिर काट देगा, उसका खड़ा हुआ हड्डी का घेरा अचानक खुल गया। खट! जैसे ही वेयरवुल्फ की लंबी तलवार टाइप 1 ट्राइसेराटॉप्स के हड्डी वाले घेरे पर पड़ी, जोरदार आवाज के साथ चमकती चिंगारियां निकली। वार पूरी तरह रुक गया। मामिंग की आंखों में हैरानी की परछाई चमकी। इस वेयरवुल्फ की तलवार तो ब्लैक स्टील और गोल्ड से बनी थी, जो मांस को मिट्टी की तरह काट सकती थी। और वेयरवुल्फ की ताकत भी बहुत ज्यादा थी। एक वार में कई टन का जोर लगता था। अगर ये किसी इंसान पर पड़ता तो कमर सीधी दो टुकड़े हो जाती। पर मामिंग ने जल्दी ही ये हैरानी छुपा ली। उसका वेयरवुल्फ सिर्फ ताकत पर नहीं टिका था, बल्कि सटीक कहें तो ताकत कभी वुल्फ गॉड की खासियत रही ही नहीं। उसका असली ट्रम्प कार्ड उसकी स्पीड थी। मामिंग ने फिर से भौं उठाई। उसकी नज़र में भले मेरे टाइप 1 ट्राइसेराटॉप्स की डिफेंस पावर एक वार रोक सकती हो, पर सवाल यह है कितनी बार रोक पाएगा। अगर लगातार एक ही जगह पर वार करते रहो तो देर सवेर डिफेंस टूट ही जाएगी। काट काट काट! इसी बीच वेयरवुल्फ ने माँ मिंग की तरफ पलटकर देखा। उसकी सोच समझते ही वेयरवुल्फ अपने पैरों को हल्के से हिलाते हुए टाइप 1 ट्राइसेराटॉप्स के आसपास तेजी से घूमने लगा, हाथ में मौजूद लंबी तलवार से लगातार वार करते हुए। शहर लगातार अटैक झेल रहा। टाइप 1 ट्राइसेराटॉप्स बिल्कुल हिला नहीं, बस मुंह से अजीब सी आवाज निकालता रहा। फैंग युआन कलीग, लगता है आपका पेट डर गया है। चियान फेंग ने हाथ बांधकर ठुड्डी सहलाई। पर यह तो लाजमी है, आखिर आपका पेट अभी अभी ट्रेन होना शुरू हुआ है, कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं। ऐसी प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। शायद आप खुद भी अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ फालतू बातें कर रहे हैं। मैंने चियान फेंग को एक नज़र देखा। हिम्मत है तो मेरे पेट को मत डाल। असल में सिर्फ मुझे पता था टाइप 1 ट्राइसेराटॉप्स की वो अजीब आवाज डर से नहीं थी। सच तो यह है, क्वीन को छोड़कर बाकी एलियन में डर जैसी इमोशन होती ही नहीं। वो फुसफुसाहट वाली आवाज असल में सोनार सिस्टम जैसी है। आवाज के फीडबैक से शिकार की पोजीशन समझने का तरीका। इस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल करने का मतलब था वेयरवुल्फ के अटैक पैटर्न को समझना। अच्छा अच्छा अच्छा। छियान फेंग मेरी बात से चिढ़ गया, चेहरा सख्त पड़ गया। माँ मिंग, इसके साथ ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो, इसे खत्म करो। छियान फेंग की आवाज धीमी और ठंडी थी, जैसे आज ही मेरा पेट बर्बाद कर देना चाहता हो। पर इसी बीच माँ मिंग के मन में एक हल्की घबराहट पैदा होने लगी। अभी तक उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लगातार वेयरवुल्फ को मेरे पेट को खत्म करने के लिए उकसा रहा था। पर पता नहीं टाइप 1 ट्राइसेराटॉप्स की स्किन इतनी मजबूत थी। वेयरवुल्फ ने अपनी तेज स्पीड के दम पर लगातार एक ही जगह 7-8 बार वार किया, फिर भी नहीं टूटी। मामिंग कलीग, तुम्हें सच में शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारा पेट अभी तक डिफेंस नहीं तोड़ पाया। मैंने मामिंग को देखते हुए शांति से कहा। फालतू की बातें पसंद है ना? साइकोलॉजिकल गेम खेलना पसंद है ना? चल, तेरा अगला डायलॉग होगा, साफ बात है, तेरा पेट मेरे वुल्फ गॉड के सामने हिल भी नहीं पा रहा। मेरी बात खत्म होते ही माँ मिंग तुरंत बोल पड़ा। साफ बात है, तेरा पेट मेरे वुल्फ गॉड के सामने हिल भी नहीं पा रहा। पर यह बात मुंह से निकलते ही माँ मिंग का चेहरा सन्न रह गया। तुझे कैसे पता चला मैं क्या कहने वाला था? उसने सपने में भी नहीं सोचा था मैं उसके दिल की बात पढ़ लूंगा। क्या इसे माइंड रीडिंग आती है? क्या ये टाइप 1 ट्राइसेराटॉप्स की पावर है? नहीं, नामुमकिन। माँ मिंग ने जोर से सिर हिलाया, साथ ही अपने वेयरवुल्फ को और तेज अटैक करने के लिए उकसाया। पता नहीं मामिंग के वेयरवुल्फ ने टाइप 1 ट्राइसेराटॉप्स के हड्डी वाले घेरे पर कितने वार किए। आखिरकार उसकी तलवार की धार उस हड्डी में धंस गई। हरा खून बहने लगा। आह! पर अगले ही पल मामिंग का वेयरवुल्फ आंखें फाड़कर पीछे हटने लगा। हड्डी में धंसी तलवार अचानक टूट गई। इतना ही नहीं,
उस मिश्रित धातु की तलवार पर छोटे बड़े छेद बन गए जिनसे रोशनी आर पार दिख रही थी। क्या? माँ मिंग की दोनों आंखें, दिमाग में जैसे धमाका हुआ हो, सब कुछ खाली सा लगने लगा। सिर्फ वो ही नहीं, वॉन्ग बिंग और बाकी सारे कलीग्स भी सामने की स्क्रीन देखकर हैरान रह गए। कुर्सी पर बैठकर मेरे पेट की दुर्दशा देखने का मजा ले रहा छियान फेंग भी झटके से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। नामुमकिन। साफ बात है, मॉर्निंग के वेयरवुल्फ ने मेरे टाइप 1 ट्राइसेराटॉप्स पर तलवार सवार किया, तो चीखने की आवाज़ मॉर्निंग के वेयरवुल्फ से क्यों आ रही है? ये कैसा मामला है? सब देखो, वुल्फ गॉड की तलवार। वांग बिंग ने गला सुखाते हुए हैरानी से थूक निकला। बाकी कलीग्स भी वांग बिंग के इशारे पर मामिंग के वेयरवुल्फ की तरफ देखने लगे तो पाया उसके हाथ में मौजूद ब्लैक स्टील मिश्रित तलवार न सिर्फ टूट चुकी थी, बल्कि उस पर छोटे बड़े छेद भी बन गए थे। क्या ये एलियन का खून है? एक कलीग ने हैरानी से चीखते हुए कहा। ध्यान से देखने पर पता चलता कि ब्लैक स्टील तलवार पर लगा लिक्विड और एलियन के हड्डी घेरे से निकलने वाला लिक्विड बिल्कुल एक जैसा था, और ये लिक्विड बहुत ज्यादा एसिडिक था। यहाँ तक कि ब्लैक स्टील मिश्रित धातु जैसे मेटल को भी घोल सकता था। तलवार पर बने छेद धीरे धीरे बड़े होते गए। आखिरकार लिक्विड टपककर जमीन पर गिरने लगा। वेयरवुल्फ का हथियार भी कई टुकड़ों में टूट गया। और सबसे खतरनाक बात, वेयरवुल्फ ने बिना सोचे समझे जो तलवार का वार किया था, उससे उछला हुआ एसिड ब्लड सीधा उसकी आंखों में जा घुसा। जब वेयरवुल्फ ने अपने हाथ हटाए, तब तक उसकी आंखें पूरी तरह घुल चुकी थीं, बस काला। भले मुझे पता था एलियन का एसिड ब्लड बहुत खतरनाक होता है, पर इस दौर की टेक्नोलॉजी मेरी पुरानी दुनिया से कहीं आगे थी। फिर भी एलियन के खून के आगे टिक नहीं पाई। मैंने मन ही मन मजाक किया। अगले ही पल एलियन ट्राइसेराटॉप्स ने पूंछ से एक जोरदार वार किया, सीधा वेयरवुल्फ की गर्दन पर। धड़ाम! एक कान फाड़ने वाली आवाज के साथ मामिंग का वेयरवुल्फ सीधा जमीन पर गिर पड़ा। तेरे पेट की जीत तो अब मैं ले ही लूंगा। मेरी नजर में इस स्टेज पर मामिंग का पेट पूरी तरह अपनी फाइटिंग पावर खो चुका था। भले ये वेयरवुल्फ एक नॉर्मल स्पीशीज पेट था, पर मेरी नज़र में ये चेन फैन के ट्राइसेराटॉप्स से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर मैं इसकी असली ताकत कितनी बड़ी हो सकती है, ये सोचकर ही मुझे उत्साह हो रहा था। मुझे लगा था तथाकथित नॉर्मल स्पीशीज बस आम जानवर होंगे, टाइगर या हाथी जैसे जानवर मिल जाएं तो काफ़ी होगा। पर सोचा नहीं था इस दौर की पेट टेक्नोलॉजी नॉर्मल स्पीशीज के भेड़िए को भी वेयरवुल्फ जैसे फैंटेसी क्रिएचर में बदल सकती है। अगर मामिंग और चियान फेंग वगैरह ने इसे नॉर्मल स्पीशीज ने कहा होता, तो मैं शायद शक करता कहीं ये भी फैंटम स्पीशीज तो नहीं। साथ ही मुझे ये भी क्यूरियोसिटी हुई, अगर नॉर्मल स्पीशीज भी इवॉल्व होकर वेयरवुल्फ जैसा फैंटेसी क्रिएचर बन सकता है, तो एंशिएंट स्पीशीज या फैंटम स्पीशीज अगर इवॉल्व करे तो कैसा दिखेगा? सोचकर ही एक्साइटिंग लग रहा है। ये सोचते हुए मैंने पेट स्पेस से अभी अभी निकला फेसगर बाहर भेजा। अटैक! मैं धीमी आवाज में कमांड दी। फेसगर को मां मिंग के वेयरवुल्फ पर झपटने का ऑर्डर दिया। पर देखते ही देखते जैसे ही फेसगर वेयरवुल्फ के चेहरे को पकड़ने ही वाला था, अचानक एक फ्लाइंग नाइफ आई। एक ठंडी चमक चमकी। फ्लाइंग नाइफ सीधा फेसहगर की बॉडी में जा घुसी। तेज मोमेंटम से फेसहगर वेयरवुल्फ से दूर उड़ गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। फ्लाइंग नाइफ फेसहगर के आर पार निकल चुकी थी और उसे फ्लेम एरिना के किनारे लगे एक पेड़ में फंसा दिया। मैंने भौएं उठाई। मामिंग कलीग, ये कैसा तरीका है? पर मामिंग के बगल में एक और वेयरवुल्फ खड़ा था। पर फर्क सिर्फ इतना था, इस वेयरवुल्फ के पास कोई बड़ी तलवार नहीं थी, बल्कि उसकी कमरबंद पर चमकती फ्लाइंग नाइफ्स लटकी थी। एक और पेट? मामिंग ने गुस्सा दबाकर हल्की मुस्कान बनाने की कोशिश की। मैंने कब कहा था मैं फैंग युआन कलीग से सिर्फ एक पेट से लड़ूंगा? आखिर जितना बड़ा बीस्ट मास्टर उतने ज्यादा पेट कंट्रोल कर सकता है। या शायद फैंग युआन कलीग ने अभी तक सिर्फ यही एक पेट पाला है। अफसोस की बात होगी। यही कहते हुए मा मिंग लगातार अपने पेट छोड़ता गया। तीसरा, चौथा, पांचवा। 2 सांसों से भी कम समय में मा मिंग के आसपास 4 वेयरवुल्फ इकट्ठा हो गए। वो असल में बस मुझे सबक सिखाना चाहता था, ताकि छियान फेंग के सामने अच्छा परफॉर्म कर सके। ऐसा करने से वापस जाकर उसे ज्यादा रिसोर्स सब्सिडी मिल सके। आखिर उस जैसे साल दर साल मेहनत करके प्रमोशन पाने वाले बीस्ट मास्टर को इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए ढेर सारे गिल्ड रिसोर्स खर्च करके अपने पेट को इवॉल्व करना ही पड़ता है। तभी कोर सर्कल के बीस्ट मास्टर्स के सामने टिकने का कैपिटल मिलता है। पर इसके बदले अगर ढेर सारा टाइम, एनर्जी, रिसोर्स लगाने के बाद उसका पेट बर्बाद हो जाए, तो ये उसकी सालों की मेहनत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। यही सोचकर मा मिंग के मन में गुस्सा भड़क उठा। शियान फेंग, जो पहले टेंशन में था, मा मिंग को पूरी तरह गंभीर होते देखकर थोड़ा रिलैक्स हो गया। अगर सच में इसी तरीके से मामला खत्म होता, तो न सिर्फ मुझे दबाने में नाकाम रहते, बल्कि अगर बात बाहर फैली तो सुपरवाइजरी कमेटी की इमेज को भी नुकसान होगा। भले वो खुद प्लानिंग डिवीजन का डायरेक्टर था, पर ऐसी गलती का बोझ वो भी नहीं उठा सकता था। अब ठीक है, भले ये जीत थोड़ी बेइज्जत करने वाली लगे, पर कम से कम इज्जत तो बच जाएगी। चाहे फैंग युआन कितना भी काबिल क्यों ना हो, इतने कम समय में दूसरा एलियन तो नहीं पाल सकता। चियान फेंग ने मन ही मन सोचा, खासतौर पर मामिंग के उड़ाए फेसकर की तरफ देखा। वो शायद उसका दूसरा पाला हुआ पेट होगा, अभी पूरी तरह डेवलप भी नहीं हुआ। भले एलियन का एसिड ब्लड संभालना मुश्किल है, पर अजय नहीं है। सिर्फ रेंज अटैक यूज करके मेरे एलियन ट्राइसेराटॉप्स को घेरकर खत्म किया जा सकता है। इस फाइट की जीत अब भी मामिंग की ही होगी। पर मामिंग को उम्मीद थी मैं डर जाऊंगा, उस पर पावर मिसयूज करने का इल्जाम लगाऊंगा, गुस्से में आ जाऊंगा।
पर मेरे चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था। इसके उलट मेरे होठों पर एक शैतानी मुस्कान खिल गई। मॉम इन कलीग, ये तो तूने खुद कहा था, जितना बड़ा बीस्ट मास्टर उतने ज्यादा पेट कंट्रोल कर सकता है, तो ये मेरी तरफ से तुझ पर ज्यादती नहीं होगी। माँ मिंग को गुस्से में और पेट छोड़ते देखकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। इस जैसे एक बार बदले हुए भेड़िया आदमी को तैयार करने में कम से कम साल 1.5 साल का वक्त लगता है, और अगर सुपरवाइजरी कमेटी के रिसोर्सेज से भी क्लीन किया जाए तो भी कई महीने लग जाते। लेकिन मैं तो सीधे फेस अगर वर्म पैरासाइट कर दूं तो फल तुरंत तोड़ लूंगा। ये सोचकर जो मैं गंभीर बना हुआ था, अब मेरी मुस्कान छुपाए नहीं छुप रही थी। तो फिर मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें दबाया। जैसे ही मेरी आवाज गूंजी, तेज रोशनी चारों दिशाओं में फैल गई। फ्रंटलाइन और बाकी लोगों की आंखें खुल नहीं पा रही थी। माँ मिंग के दिल में तो घबराहट और भी बढ़ गई। सुपरवाइजरी कमेटी का दबंग बनकर काम करना, ये उसके लिए पहली बार नहीं था, बल्कि शुरुआती स्टेज खत्म होते ही उसे भर्ती कर लिया गया था। सुपरवाइजरी लेवल वाले उसे इस्तेमाल करते थे उन नए गोल्डन प्लेयर्स को सबक सिखाने के लिए जो बात नहीं मानते थे। इस दौरान उसका वुल्फ मॉन्स्टर हमेशा जीत नहीं पाता था, कभी कभी दूसरे मॉन्स्टर से हार भी जाता था। जब भी ऐसा होता, मामिंग ज्यादा मॉन्स्टर छोड़ देता और नंबर के दम पर सामने वाले को दबा देता। जिसे भी उसने ऐसे दबाया, उसके चेहरे पर एक बेबसी व गुस्सा साफ दिखता था। वो सब उसे कोसते कि ये तो बड़े होकर छोटों को दबाना है। कुछ लोग तो गुस्से में सीधे उससे भिड़ने भी आ जाते, पर नतीजा सबको पता है। 6 फुट से ज्यादा लंबा मिंग फाइटिंग में भी बहुत तगड़ा था। हर बार जब वो अपने से ज्यादा टैलेंटेड मॉन्स्टर को नीचे गिराता, उसके दिल में एक अलग ही एहसास होता। लेकिन आज उसे वो एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था। ये बंदा तो इसी साल ज्वाइन हुआ है ना, अभी अभी तो प्रीसेल शुरू की है इसने, और इसका बैकग्राउंड तो फ्रंटलाइन पहले ही चेक कर चुका है। माँ बाप दोनों नॉर्मल वर्कर है, ना पैसा है, ना कोई कनेक्शन, ना कोई लोन लीवरेज का रिकॉर्ड। ये तो साइंस के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं। प्रीसेल में बस 3 ही रास्ते होते हैं। पहला, जबरदस्त टैलेंट। दूसरा, भारी कैपिटल। और तीसरा, दोनों एक साथ। इंपॉर्टेंस छोटे से बड़े क्रम में। ये तो जॉब मार्केट का बेसिक कॉमन सेंस है। ये फांग युआन आखिर इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से है? अच्छा हुआ कि ये रोशनी ज्यादा देर नहीं टिकी। कुछ ही सांसों में माँ मिंग को लगा जैसे आंखों की चुभन कम हो गई। उसने आंखें खोली, पर जो स्क्रीन सामने आई उसे देखकर उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। एक नजर में ही चारों तरफ अनगिनत एलियन उसके वुल्फ मॉन्स्टर को घेरे खड़े थे। ये एलियन साइज में ट्राइसेराटॉप्स एलियन जितने बड़े नहीं थे, उसके वुल्फ से भी एक सिर छोटे थे, पर उनकी गिनती वुल्फ से कई गुना, 10 गुना ज्यादा थी। ये तो हो ही नहीं सकता। माँ मिंग ने जोर से आंखें मली, कदम पीछे हटाता गया। मैं जरूर सपना देख रहा हूँ। हाँ, मैं सपने हूँ। इतना बड़ा शौक था कि माँ मिंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहा है वो सच है। उसने अपने हाथ को जोर से चिकोटी काटी इस बुरे सपने से बाहर निकलने की कोशिश में, पर तेज दर्द ने उसे बता दिया कि यह सपना नहीं, हकीकत है। माँ मिंग को समझ नहीं आया कि फांग युआन को ये ढेर सारे एलियन कहाँ से मिले। और हैरानी की बात, जो मॉन्स्टर छोड़े गए थे उनमें सिर्फ बड़े एलियन ही नहीं, बल्कि बहुत सारे फेस हगर वर्म भी थे। ये फेस हगर वर्म भूखी नजरों से वुल्फ की हर हरकत देख रहे थे। बाकी एलियन सीधे वुल्फ पर टूट पड़े। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। पर किसे पता था कि इन एलियन के शरीर के अंदर का खून बहुत तेज एसिड जैसा था, और इनकी समझदारी भी बहुत ज्यादा थी। ये तो खुद को चोट पहुंचाकर भी एसिड ब्लड निकालकर वुल्फ के हथियारों को खराब कर सकते थे। अगर फेस अगर वर्म को पैरासाइट नहीं करना होता, तो सिर्फ ये एलियन आर्मी ही मामिंग के वुल्फ को टुकड़े टुकड़े कर देती। कुर्सी से उठा, फ्रंटलाइन आंखें फाड़े देख रहा था। ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो पूरी जांच करवाई थी। इसका बैकग्राउंड बिल्कुल नॉर्मल है। इसके तो होम लोन, कार लोन तक चुकाए नहीं है अभी। इसे इतना रिसोर्स लीवरेज कहाँ से मिला? फ्रंटलाइन को तो मेरे एलियन एकदम असंभव यकीन से परे लगे। चाहे वो कितना भी दिमाग लगाए, समझ नहीं आ रहा था कि मैंने इतने सारे एलियन कैसे निकाले। उसके दिल में एक बुरा सा डर उठने लगा, क्योंकि माँ मिंग के पास तो बस कुछ ही मॉन्स्टर थे, वो भी कई क्वार्टर की परफॉर्मेंस लगाकर बनाए गए थे। सुपरवाइजरी लेवल ने भी उसमें अच्छा बजट लगाया था। सुपरवाइजरी कमेटी के लिए एक बहुत बड़ा संक कॉस्ट बन जाता, और माँ मिंग का करियर भी बिल्कुल तबाह हो जाता। सीधे खत्म नहीं होता, पर प्रमोशन का विंडो पीरियड कुल 3 साल का ही होता है। 1 साल कम होने पर बहुत ज्यादा रिसोर्स लगाकर ही उसे कैचअप करना पड़ता। और माँ मिंग भी नॉर्मल फैमिली से था। ऐसे हालात में इंटरनल रेटिंग भी उसे बचा नहीं पाती। उसका प्रमोशन का रास्ता खत्म हो जाता। रुको मत। जब मैंने देखा कि मेरा फेस अगर वर्म वुल्फ के चेहरे पर चढ़ चुका है, मामिंग खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आवाज पूरी तरह गिड़गिड़ाने वाली हो गई। आंसू लगातार बह रहे थे। फांग युआन, प्लीज मेरा प्रीसेल डेटा मत बिगाड़ो। मुझे गलती का एहसास है। प्लीज मत करो, प्लीज, वरना मेरा फ्यूचर यहीं खत्म हो जाएगा। माँ मिंग को रोते हुए देखकर मैंने बस ठंडी हंसी दी। मुझसे विनती कर रहे हो? अगर तुम्हारी प्रीसेल आगे होती तो क्या तुम मेरे एलियन को छोड़ देते? और वैसे भी अपने कलीग को दबाना, ये तुम्हारे जैसे पुराने खिलाड़ी के लिए पहली बार नहीं है ना। जब पहले नए लोग तुमसे विनती करते थे, तब तुमने उन्हें कोई रास्ता दिया था क्या? क्या तुमने कभी सोचा था कि एक दिन तुम भी बैंकरप्ट हो सकते हो? मुझसे उम्मीद है कि मैं माँ मिंग को छोड़ दूं? मजाक कर रहे हो क्या? पहली बात तो ये वुल्फ जीन बहुत बढ़िया है, मेरे एसेट में काम आएंगे। और दूसरा, मैं विक्टिम होकर आखिर मामिंग जैसे गुनहगार को क्यों माफ करूं? अगर मेरे एलियन हार जाते तो शायद ये लोग मुझे मजाक बनाकर सर्कल से बाहर निकाल देते। पूरी करियर बर्बाद हो सकती थी। भलाई का बदला भलाई से और बेईमानी का बदला सीधे तरीके से, मैंने ठंडी और गहरी आवाज में कहा, और सीधे उन 5 वुल्फ मॉन्स्टर को पैरासाइट कर दिया।
मामिंग को जैसे बिजली गिरी हो, घुटने कमजोर हो गए। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, दोनों हाथों से सिर पकड़े, आंखें रोते रोते लाल हो गईं। जो चिप्स उसने मेहनत से लगाए थे वो सब फांग युआन ने साफ कर दिए। गुस्से और सदमे में माँ मिंग के मुंह से खून निकल आया और वो सीधा जमीन पर गिर गया। मैं ठंडी नजरों से देख रहा था, ना उसे संभालने का इरादा था, ना उसका एसेट छोड़ने का। मैं मुड़कर फ्रंटलाइन की तरफ देखा, नजर घुमाते हुए वहां बैठे बाकी लोगों की तरफ देखा। और भी किसी को दिक्कत है मुझसे? आ जाओ मैदान में, मैंने ठंडी आवाज में कहा। इन सीनियर लोगों से भिड़ने का मन बेसब्री से हो रहा था। मेरी नज़र से जो लोग टकराए वो ठंडी सांस लेकर पीछे हट गए। अगर फंग युआन के पास सिर्फ एक ही एलियन होता तो शायद ये लोग टक्कर लेने की हिम्मत करते, और अगर सिर्फ एक एलियन होता तो मा मिंग ही फांग युआन को हरा देता। पर अभी मेरी प्रीसेल स्पेस से निकले एलियन की गिनती 50-60 के करीब थी। इतनी बड़ी काली फौज खड़ी थी। दूसरी तरफ मा मिंग की प्रीसेल सब फेस हगर वर्म से पैरासाइट होकर जमीन पर गिरी पड़ी थी। शरीर लगातार कांप रहा था, पर विरोध की कोई निशानी नहीं थी। मां मिंग एसेट जीरो होने का झटका बर्दाश्त नहीं कर पाया। गुस्से में पहले खून की उल्टी की, फिर सीधा गिर गया। ये सब देखकर अब कौन मुझसे भिड़ने की हिम्मत करता? किसी को भी मां मिंग जैसा बैंकरप्ट अंजाम नहीं चाहिए था। क्या तुम लोग मेरी ताकत टेस्ट नहीं करना चाहते? वॉन बिंग और बाकी लोगों को फाइट के लिए आगे ना आते देख मेरी आंखों में थोड़ी निराशा आ गई। ये सिस्टम के अंदर बैठे कीड़े इतने डरपोक हैं क्या? इतनी जल्दी चुप हो गए? फ्रंट लाइन के चीफ साहब, आप तो सुपरवाइजरी कमेटी के डिपार्टमेंट हेड हैं, बजट भी अच्छा खासा होगा आपके पास। जो कोर मॉन्स्टर तैयार किए होंगे वो भी दमदार होंगे। मुझे टॉप लेवल का टैलेंट दिखाने का इरादा नहीं है क्या? 1-to-1 भी चलेगा? मुझे डर था कि फ्रंटलाइन को लगे कि मैं नंबर के दम पर लड़ रहा हूँ, इसलिए मैंने खासतौर पर 1-to-1 बेट का ऑफर दिया। पर इसके बावजूद भी फ्रंटलाइन टेस्ट से मस्त नहीं हुआ। मजाक है क्या? कौन जाने ये बंदा वादा निभाएगा या नहीं। अगर सीधे बड़ी संख्या में एलियन इकट्ठे करके मर्जर कर दिया तो क्या होगा? और फेस अगर वर्म की पैरासाइट लॉजिक भी उसे बहुत गंदी लगती थी। ही। फिर भी फ्रंटलाइन ने खुद को शांत दिखाया। होठों पर ठंडी मुस्कान लाकर बोला, फांग युआन कलीग, मजाक कर रहे हो? हमारी इंटरनल सुपरविजन का मकसद डेवलपमेंट को सही राह पर रखना है, ना कि गलत कंपटीशन से एक दूसरे को खत्म करना। बल्कि फांग युआन कलीग को तो अपनी प्रीसेल को मामिंग के राइट्स तोड़ने से रोकना चाहिए। उसने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उसमें बहुत मेहनत, बजट लगा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ ही समय में उसे फाइनल कंपटीशन में उतरना है। अगर प्रोजेक्ट फिर से शुरू करना पड़ा तो शायद सही मौका ही निकल जाए। सिर्फ बिजनेस फ्रिक्शन की वजह से एक सीनियर स्टाफ को टॉप कॉर्पोरेशन में जाने का मौका मिस हो जाए, क्या ये इंडस्ट्री मोनोपोली जैसा नहीं लगता? आगे भी सबको मिलना जुलना है? कियान फेंग ने मुझसे सवाल किया। कियान फेंग ने मन में सोचा, वो भले ही स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट का हेड है, पर मा मिंग और वांग बिन दोनों उसी के लोग हैं। अगर सीधे मा मिंग को बर्बाद होते देखता रहे तो नीचे वालों का दिल टूट सकता है। और वैसे भी कियान फेंग फांग युआन को इतनी आसानी से ये सब लेने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने जॉब एथिक्स की बात करके मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की, ताकि मैं थोड़ा पीछे हटूं। पर कियान फेंग को क्या पता था कि नए नए ज्वाइन हुए फांग युआन की जिद इतनी पक्की निकलेगी। पूरी तरह से ढीठ कॉर्पोरेट कल्चर। फ्रंटलाइन के पास मुझे जबरदस्ती रोकने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। आखिर मेरे आसपास इतने ज्यादा एलियन इकट्ठे थे। वो काली काली लाइन जो दिख रही थी, उसका दबाव फ्रंटलाइन के दिल में भी थोड़ा डर पैदा कर रहा था। कौन सी ब्रांच का नया प्लेयर इतना पागल स्केल बना सकता है, वो भी बस एक हफ्ते में साइन करने के बाद? सीनियर मैनेजर भी बिना हेडक्वार्टर की फंडिंग के इतना बड़ा सेटअप नहीं बना सकते। खुद फंस गए। अब सच में नहीं लोगे इसे? मैंने फ्रंटलाइन को घूरते हुए 5 उंगलियां दिखाई। 5, 4, हर नंबर पर एक उंगली मोड़ता गया, जैसे कोई काउंटडाउन चल रहा हो, फोर्स्ड लिक्विडेशन की तरह। 3। फ्रंटलाइन को समझ आ गया था कि मैं क्या कर रहा हूं। उसका चेहरा भी अजीब हो गया, सफेद सा पड़ गया। दिल में तो उसने मुझसे भिड़ने की भी सोची, पर मामिंग का बर्बाद हाल देखकर फ्रंटलाइन ने आखिर लॉस रोकने का फैसला लिया, चुप रह गया। वोंग बिंग और बाकी लोग फ्रंटलाइन की तरफ देखने लगे, उम्मीद भरी नजरों से कि वो फंड डालेगा। मेरी आवाज में इन सब बेकार लोगों के लिए निराशा साफ थी। फिर भी फ्रंटलाइन कोई हरकत नहीं कर रहा था। सही कहें तो फ्रंटलाइन के पास हिम्मत ही नहीं थी। सच में दांव लगाना है क्या? कैश फ्लो पूरा नहीं है। खुद अगर जीत गया तो ठीक है, मार्केट क्लीन करने का क्रेडिट मिल जाएगा, पर हार गया तो पहले तो सुपरवाइजर को जवाब देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, अपना कोर एसेट भी डूब जाएगा अगर फाइनल रेटिंग पर असर पड़ा तो। कियान फेंग ने मन में एक रिस्क मॉडल बनाया, सीधे टकराने में फायदा बहुत कम, और अगर बर्बाद हुआ तो सब कुछ खत्म। कोई भी जो थोड़ा भी गेम थ्योरी समझता है वो अपना फ्यूचर दाव पर नहीं लगाएगा। और मामिंग की बात करें तो उसे लगा कि उसने पहले ही ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दखल दे दिया था। फान युआन का टेक ओवर तरीका बहुत गंदा था, इसलिए मामिंग को दोबारा मौका देने का मन नहीं किया। इसमें उसकी गलती नहीं। धीरे धीरे कियान फेंग ने खुद फील्ड में उतरने का ख्याल पूरी तरह छोड़ दिया और मन ही मन खुद को दोष से बरी कर लिया। मार्केट के उतार चढ़ाव की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। समझा कि ये उसका डिसीजन मामला ही नहीं है। इसी बीच मेरे हाथ में जो एनर्जी उतरी, फ्रंटलाइन और बाकी लोगों का मैदान में उतरने का कोई इरादा नहीं दिखा, तो मैंने बस एक तंज मारा। मुझे इन कनेक्शन वाले लोगों से चिढ़ तो थी, पर जब वो अपने पत्ते ही नहीं दिखा रहे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। आखिर मैं इन्हें सीधे फेस हगर वर्म से फिजिकल हार्म तो नहीं पहुंचा सकता ना। ये तो लॉ एंड ऑर्डर वाला सोसाइटी है। मार्केट रूल्स फॉलो करके किसी की प्री सेल एसेट खा लेना, ये बिजनेस डोमिनेशन है।
इस पर कोई कुछ नहीं बोल सकता, पर अगर किसी कलीग को फिजिकली हर्ट किया तो जेल जाना पड़ेगा। ये सोचकर मैंने अपनी लाइन वापस बुला ली। साथ ही मामिंग के पांचों वुल्फ भी मेरे प्रीसेल स्पेस में मर्ज हो गए। नॉर्मली कोई भी प्रीसेलर दूसरे की प्रीसेल को अपने नाम नहीं कर सकता, पर फेस हगर वर्म से पैरासाइट होने बाद वुल्फ की बेस लॉजिक भी फेस हगर वर्म के जीन से डीप बॉन्ड में आ गई थी। इसलिए मेरी प्री सेल स्पेस ने वुल्फ को मेरा लीगल एसेट मान लिया। अपने एलियन वापस लेकर मैं बिना पीछे मुड़े ऑफिस बिल्डिंग की तरफ चलने लगा। कियान सॉन्ग का चेहरा गुस्से में सख्त पड़ गया। मेरी पीठ देखते हुए दांत पीस रहा था। उसका इरादा तो इस नए ब्लैक हॉर्स को धमकाकर सबक सिखाने का था, पर अब उल्टा हुआ। सुपरवाइजरी लेवल ही किसी नए प्लेयर से लूट लिया गया। बॉस, सच में इसे यूं ही जाने देंगे? वांग बिन ने ठंडी सांस ली, पर आत्म से निकलते कियान सोंग ने उसे बड़ी सी नजरों से घूरा। तुम खुद तो अभी अपने चिप्स लगाकर टक्कर नहीं ले पाए। कियान सोंग ने गुस्से में वांग बिन को ताना मारा। आप तो लीडर होकर भी पीछे हट गए। फ्रंटलाइन और बाकी लोगों ने भी अपनी प्री सेल निकालकर मुझसे टक्कर नहीं ली। मैं बिना पीछे देखे सॉल्ट फैक्ट्री से निकल गया। वैसे भी फेस हगर वर्म को कुछ घंटे लगेंगे एसेट रीऑर्गेनाइजेशन में चेस्ट फाड़कर बाहर आने में। बेहतर है पहले मीटिंग में लौट जाऊं। भले ही इस दुनिया में एक्चुअल बैटल एसेट को ज्यादा अहमियत मिलती है, थ्योरी रिसर्च की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हुई है, पर फिर भी इंटरनल रेटिंग सिस्टम में इसका वेट बना हुआ है। मेरी नज़र में इस दुनिया की थ्योरी डिस्कशन वैसी ही है जैसे मेरी दुनिया की बड़ी कंपनियों के इंटरव्यू टेस्ट। अगर प्रोफेशनल थ्योरी कमजोर हो तो चाहे बिजनेस स्किल कितनी भी अच्छी हो, कुछ कोर डिपार्टमेंट एंट्री नहीं देते, खासकर अगर इस दुनिया की टॉप 10। हालांकि मैं अभी अभी परमानेंट हुआ हूँ, अपने करियर की शुरुआत में हूँ, पर दिल में मैंने देश की टॉप 10 कोर सर्कल में शामिल होना अपना गोल बना लिया है। पर मुझे नहीं पता था कि जो मैंने सोचा था कि सॉल्ट फैक्ट्री में हुई एक लोकल झड़प थी। बाकी कलीग तो डिस्कशन मीटिंग में बिजी थे, इसलिए इस टेक ओवर वॉर को ज्यादा ध्यान नहीं मिला। असल में कई डिपार्टमेंट की खिड़कियों से सॉल्ट फैक्ट्री का पूरा नज़ारा साफ दिख रहा था। ये स्टाफ चुपचाप फोन निकालकर लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे और मेरे माँ मिंग का एसेट फोर्स से मर्ज करने वाला सीन एनोनिमस शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया। कई लोग तो ब्रांच के इंटरनल फोरम पर पोस्ट भी डाल चुके थे और बात आग की तरह फैल गई। इस मामले पर तगड़ी बहस शुरू हो गई। ये तो माँ मिंग है ना? मुझे याद है ये सुपरवाइजरी कमेटी का खास बंदा है जो गंदे काम करता है। हाँ हाँ हाँ, इस बार सही टक्कर मिली, फोर्स लिक्विडेट हो गया, बहुत मजा आया। इसी को कहते हैं कर्मा का फल। माँ मिंग ने खुद ये बुलाया। अगर उसने गलत कंपटीशन ना की होती तो मेरा केपीआई इस बार ब्रांच में टॉप 100 में पक्का होता। सबको तसल्ली मिल गई। पूरे नेटवर्क पर बधाइयां आ रही थी। किसने माँ मिंग को कंगाल किया? ये कौन बड़ा बंदा है? लगता है नया चेहरा है। कौन सा नया चेहरा? ऊपर वाले ने ज्वाइनिंग नोटिस नहीं देखा क्या? वो नया प्लेयर फोंग युआन ही है, इस बार खास तरीके से भर्ती हुआ सुपर जीनियस। ज्वाइनिंग के पहले ही दिन पुराने स्टाफ को धो डाला। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ 3 मिनट में उसने न्यूज सोर्स टेस्ट में मौजूद प्रीसेल तोड़ दी, वो भी S7 रिसेप्टर। अरे बाप रे, इतना हार्डकोर है क्या? ये तो टॉप 10 कॉर्पोरेशन में सीधे रेफरल का माल लगता है। पर बात यह है कि उसने माँ मिंग को शॉर्ट कर दिया, यानी सुपरवाइजरी कमेटी का चेहरा उड़ा दिया ना। कहीं इंटरनल पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी उसे? शायद नहीं। पहले जो लोग दबाए गए उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं था। बिजनेस स्किल तो अच्छी थी, पर इतनी नहीं कि ऊपर वाले टेढ़ी नज़र से देखे। पर फांग युआन अलग है, उसके हाथ में तो रिसेप्टर का असली कोर है। न्यू पीरियड का परफॉर्मेंस बाकी सबसे बहुत नीचे है। अगर सुपरवाइजरी लेवल सच में गलत पावर यूज करेगा तो चेयरमैन ऑफिस जरूर दखल देगा ना। पर वो आदमी तो वहां है, पूरी तरह अनजान। मैं फिर से डिपार्टमेंट डिस्कशन में लौट आया। सर सॉरी, देर हो गई। मैंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। बताने वाली बात यह है कि सुपरवाइजरी कमेटी से मेरी सीधी टक्कर की खबर पहले ही डिपार्टमेंट 2 में फैल चुकी थी। ये थ्योरी टीचर तो पीपीटी भी ठीक से नहीं पढ़ा रहा था, बल्कि खिड़की के पास खड़े होकर दूर से पूरा तमाशा देख रहा था। जब उसने देखा कि माँ मिंग ने गलत तरीके से इतने वुल्फ मॉन्स्टर छोड़ दिए तो उसके दिल में मेरे लिए फिक्र हो गई। पर जैसे ही उसने देखा कि मेरी काली फौज ने माँ मिंग और उसका एसेट पूरी तरह मर्ज कर लिया, इस अनुभवी थ्योरी टीचर के दिल में भी बड़ा तूफान उठा। देर तक शांत नहीं हो पाया। बढ़िया किया, फांग युआन। अपनी सीट पर बैठे कलीग तो जोरदार तालियां बजाने लगे। भले ही उन्हें सुपरवाइजरी कमेटी की ऊपरी लड़ाई के बारे में कुछ पता ना हो, पर वर्कप्लेस पावर तोड़ना, सर उठाकर जीने वाली बात, ये उन्हें बहुत अच्छी लगी। सबसे बड़ी बात, सबको दिख रहा था कि मेरे अंदर कितनी बड़ी बिजनेस वैल्यू छुपी है। भविष्य में अगर कभी टॉप 10 कॉर्पोरेशन जाऊं तो पूरा पावर मेरे हाथ में होगा। अभी से ही रिलेशन बना लेना समझदारी की बात है, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। बहुत तारीफ हो रही है कलीग्स। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना हीरो जैसा वेलकम मिलेगा, पर डिपार्टमेंट का फोकस पॉइंट बनना अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद सबकी नज़रों में मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया। पर जो मैंने सोचा नहीं था वो ये हुआ कि जैसे ही मैं बैठा, ली छिंग छिंग अचानक खड़ी हो गई। उसने टीचर को इग्नोर किया, मेरी तरफ चलकर आई और अपने हाथ की थ्योरी की मोटी किताब टेबल पर पटक दी। फिर उसने शी झानोंग की सीट की तरफ इशारा करते हुए ठंडी आवाज में कहा, सीट बदलो। शी झानोंग को हंसी आ गई। अरे वाह, कौन इतनी खुलेआम डिस्कशन मीटिंग में सीट बदलने की बात करता है? उसने चुपके से टीचर की तरफ देखा। वो सीट बदलना नहीं चाहता था। मैंने अभी अभी सुपरवाइजरी लेवल से सीधा सामना किया। अब वो अंदर की मजेदार खबरें एंजॉय करना चाहता था। पर पता नहीं क्यों थ्योरी टीचर ने शी झानहोंग की मदद मांगती नजर देखकर सीधा मुंह फेर लिया, जैसे कुछ देखा ही ना हो। अगर कोई साधारण स्टाफ ऐसे डिपार्टमेंट की डिसिप्लिन तोड़ता
तो असेसमेंट पर असर जरूर पड़ता, सख्त वार्निंग मिलती। पर ये तो ली छिंग छिंग है, ट्रेनिंग पीरियड में ही सर्कल की स्टार बन चुकी थी। इंडस्ट्री इंटरव्यू, रोड शो, हर जगह छाई रहती थी, लगभग प्री सेल वर्ल्ड की टॉप सेलिब्रिटी। भले ही वो इस हे सिटी ब्रांच 1 में आई और उसका लाइमलाइट मुझसे थोड़ा दब गया, फिर भी वो सेकंड पोजीशन की कोर मेंबर थी। आगे चलकर टॉप 10 कॉरपोरेशन में जरूर एंट्री लेने वाली थी। और ली छिंग छिंग के पीछे की कैपिटल पावर भी बहुत गहरी थी। खुद तो बस बेसिक लेवल का थ्योरी टीचर था, एक सीट के लिए ली छिंग छिंग से क्यों बिगाड़े रिश्ते। इसीलिए ली की बात मान ली। शी झानहोंग के मन में रोने जैसा फील आ गया। खुद भी तो असेसमेंट टेस्ट में टॉप 30 में आया था। बिजनेस टैलेंट, तुम तो बहुत तगड़ी हो। शी झानहोंग को दिल में बुरा लगा, पर ली छिंग छिंग की सख्त नजरों के आगे वो मजबूरी में फाइलें पकड़े उठ खड़ा हुआ और चुपचाप ली छिंग छिंग की सीट पर जाकर बैठ गया।